अध्याय 451 सूर्य और चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल भाग 2। हाँ, उन सभी ने जवाब दिया। लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर मौजूद 4 पंख धीरे धीरे फैल गए और सभी ने निर्देशानुसार गठन में आकर अपने पंख खोल दिए। उसके बाएं हाथ पर एक नारंगी चमक चमकी जिसने एक बार फिर सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल को मुक्त कर दिया। उसके दाहिने हाथ में प्रकाश की देवी का एरिया प्रकट हुआ। ये लॉन्ग हाओचेन के पास अब तक का सबसे शक्तिशाली उपकरण सेट था। लॉन्ग हाओचेन के शरीर से प्रकाश की एक सुनहरी अंगूठी तेजी से निकली। यह विश्वास का हेलो था जिसके साथ गार्जियन का पक्ष, एंजल का आशीर्वाद और कठोरता का हेलो था जिसने पूरे समूह को घेर लिया। प्रकाश की देवी आर्या को उसके सिर के ऊपर रखा गया जिससे सफेद गर्मी निकलने लगी। उसकी बिल्लौर जैसी स्पष्ट आंखें एक पवित्र आभा से चमक उठी। प्रकाश की देवी आर्या से सफेद गर्मी एक झटके में फूट पड़ी। अपनी पीठ पर जोर से पंख फड़फड़ाते हुए लॉन्ग हाओचेन अचानक हवा में फैल गया। ये बिल्कुल आग की लपटें नहीं थीं, बल्कि पवित्र शक्ति थी जो उसके चारों ओर आकार ले रही थी। इस विधा में खुद को आग की लहरों की तरह मुक्त करना, भले ही यह प्रकाश की देवी आर्या जैसी दिव्य तलवार के उपयोग के माध्यम से हो, ये लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा में एक बड़ा लाभ लेने के लिए बाध्य था। लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक रहा। उनकी संत शक्ति इस तरह फैलने से कुछ 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारी जहरीली धुंध गायब हो गई। चलो भी, लॉन्ग हाओचेन ने चिल्लाकर कहा, जिसे दूसरों ने छोड़ने की हिम्मत नहीं की। गठन को संरक्षित करते हुए, उनके पीछे पीछे चलते हुए उनके आध्यात्मिक पंख हवा में उठ गए। लॉन्ग हाओचेन की उड़ान की गति वास्तव में तेज थी और लगभग तुरंत ही वह 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसलिए थोड़ा रुककर वह अपने साथियों के उसके पास आने का इंतजार करने लगा। इस बीच उनकी पवित्र शक्ति की चमक लगातार बढ़ती रही जिससे आसपास के जहर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। बहुत जल्दी वे सभी तेज गति से उड़ते हुए उसके पास इकट्ठे हो गए। इस समय लॉन्ग हाओचेन को एहसास हुआ कि जब उन्होंने अपनी इंद्रियों का विस्तार किया तो परिवेश के बारे में उनकी धारणा पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गई थी। जैसा कि अपेक्षित था, इन उदासीन दलदलों में जहरीला कोहरा वास्तव में घना था। जमीन से 500 मीटर ऊपर उठने के बाद भी उन्हें जहर की सीमा छोड़नी पड़ी। जहां तक नजर जा सकती थी, गहरा हरा रंग अभी भी मौजूद था। यदि ये लॉन्ग हाओचेन की पवित्र शक्ति की रोशनी के लिए नहीं होता तो उसकी दृष्टि रेखा एकदम काली होती। ध्यान से, लॉन्ग हाओचेन ने अचानक चिल्लाया। उसके तुरंत बाद उसके बाएं हाथ से नारंगी रंग की चमक निकली। वे जो कुछ भी देखने में कामयाब रहे वह लॉन्ग हाओचेन के हाथ से चमकती हुई नारंगी रोशनी का एक विस्तृत विस्तार था जिसने पूरे समूह को अपनी चपेट में ले लिया, इससे पहले कि उनका परिवेश नारंगी दुनिया में बदल जाता। यह क्या है? गार्डियन नाइट्स द्वारा उपयोग की जाने वाली शील्ड वॉल तकनीक। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हर कोई जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गया। ठीक है, लॉन्ग हाओचेन ने अभी जो इस्तेमाल किया था वह गार्डियन नाइट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शील्ड वॉल तकनीक थी। अपने साथियों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि खुद उस व्यक्ति को भी उम्मीद नहीं थी कि शील्ड वॉल की शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। आमतौर पर एक गार्डियन नाइट की शील्ड दीवार केवल एक दिशा में बचाव करेगी, पूरे शरीर की रक्षा करना, लेकिन वह क्षेत्र 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं था जिससे यह एक शक्तिशाली एक तरफा रक्षात्मक कौशल बन गया। उस समय जब लॉन्ग हाओचेन ने शील्ड वॉल का उपयोग किया तो उनके विचार केवल उन पर बचाव बनाने के थे। लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल में इंजेक्ट करने के बाद यह अचानक अपनी नारंगी रोशनी छोड़ देगा। लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी इंद्रियां उस ढाल से बंधी हुई थीं, इससे पहले कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल अपने आप विस्तारित हो जाए। इसका मूल 1 मीटर व्यास अप्रत्याशित रूप से सभी को घेरने वाले प्रकाश के एक विशाल नारंगी खोल के रूप में बदलने से पहले अप्रत्याशित रूप से 10 मीटर की विशाल लंबाई तक पहुंच गया। गहराई से लॉन्ग हाओचेन ने महसूस किया कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने सूर्य के समान एक आभा छोड़ी जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का वर्णन करना मुश्किल हो गया। इससे उसे एक रहस्यमयी आश्वस्तिदायक अनुभूति हुई। पॉप 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 थपथपाहट की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी, लेकिन शील्ड वॉल के अंदर कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता था। यहां तक कि इसके यूजर लॉन्ग हाओचेन पर भी कोई असर नहीं हुआ। अधिक आश्चर्यजनक, सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड का नारंगी रंग अचानक नारंगी बर्फ के क्रिस्टल की तरह पारदर्शी हो गया जिससे वे खोल के माध्यम से देखने में सक्षम हो गए। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की मदद से लॉन्ग हाओचेन ने देखा कि जैसे ही आसपास की जहरीली धुंध उसकी संत शक्ति द्वारा अविश्वसनीय रूप से तेज गति से फैल गई थी, उसकी प्रवृत्ति ने अचानक खतरे को महसूस किया
वह 4 इंच लंबे उड़ने वाले कीड़ों का एक समूह था। इन उड़ने वाले कीड़ों का रूप बहुत भयंकर और सिर बड़े बड़े होते थे। इसके सिर के आधे हिस्से में एक बड़ा मुंह और भयंकर दांत थे। उनकी पीठ पर पंख थे जो हरी जहरीली धुंध छोड़ते रहे, क्योंकि वे सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल की रक्षा को काटने की कोशिश कर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से ये उड़ने वाले कीड़े लॉन्गहाओचेन के समूह के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ये दूसरे या तीसरे चरण के जादुई जानवर प्रतीत होते थे। लेकिन उनके आकार के बावजूद उनकी संख्या सचमुच भयावह थी। शील्ड वॉल का पूरा बाहरी हिस्सा इन कीड़ों से भर गया था। भले ही उनके हमलों को सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड द्वारा एक के बाद एक खारिज कर दिया गया था, फिर भी उनकी संख्या बाहर के जहरीले कोहरे को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। ये कम से कम 1 खरब जहरीले उड़ने वाले कीड़ों का एक भयानक समूह था। लॉन्गहाओचेन के समूह को तब समझ आया कि इन मेलांचोली दलदलों में सबसे भयानक प्रजाति कौन सी थी। जब संख्याएं एक निश्चित सीमा तक पहुंच गईं, तो गुणात्मक अंतर उत्पन्न होना स्वाभाविक था। लॉन्गहाओचेन के समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। भले ही शैतान सर्प भगवान यहाँ थे, उनके भागने का एकमात्र मौका जमीन पर लौटना होगा। इस स्थिति में सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने अपनी अविश्वसनीय क्रूरता का प्रदर्शन किया। अपने आप में इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी जो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन यह इन तितलियों को पीछे हटाने और प्रकाश के हल्के उतार चढ़ाव को फैलाने में सक्षम था। हर बार जब ये उतार चढ़ाव फैलते हैं तो बड़ी संख्या में उड़ने वाली चींटियों को वापस मार दिया जाएगा और उनमें से कोई भी उनके मुख्य भाग को काटने में सक्षम नहीं होगी। उसी समय लॉन्गहाओचेन ने खुद को साथ पाया। इसके विपरीत शील्ड वॉल द्वारा खपत की गई आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत कम थी। यहां तक कि जब सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने इतने बड़े क्षेत्र को कवर किया, तब भी लॉन्गहाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत केवल 50% थी। ये देखते हुए कि उनकी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा 14,000 इकाइयों से कुछ अधिक थी, ये छोटी खपत न के बराबर थी। उसे अपनी 3 आध्यात्मिक गुहाओं के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त करने में केवल कुछ सांसें लेनी होंगी। यहां से निकलने के लिए पूरी गति से उड़ें। भले ही जहरीली धुंध और भी व्यापक थी, फिर भी उसका अंत था। अगर इससे बाहर उड़ना असंभव होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। उस नारंगी चमक के संरक्षण में लॉन्गहाओचेन के समूह ने 1000 मीटर से अधिक उड़ान भरी, अंततः फिर से रोशनी देखने से पहले। जैसे ही वे इस कारावास से बाहर आए, शील्ड वॉल के चक्कर लगा रहे जहरीले उड़ने वाले कीड़े अंततः गायब हो गए। हालांकि शील्ड वॉल के अंदर हर कोई अभी भी पसीने से लथपथ था। पागल तितलियों की संख्या सचमुच भयावह थी। तो वे वास्तव में सभी जहरीली धुंध के स्रोत थे। 1 किलोमीटर से अधिक जहरीले कोहरे के कारण पूरा स्थान उन उड़ने वाले कीड़ों द्वारा घेर लिया गया था। उसके लिए लाखों करोड़ों की संख्या में होना जरूरी था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड जैसे एक तरफा रक्षात्मक उपकरण के अद्भुत टुकड़े के बिना भले ही 9वें चरण का पावरहाउस प्रवेश कर जाए, लेकिन उन जहरीली तितलियों द्वारा खाए जाने के अलावा इसका कोई अन्य अंत नहीं होगा। जैसे ही वे भाग निकले, अंत तक पहुंचने पर सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड का बाहरी हिस्सा बहुत अंधेरा हो गया, जो कि जहरीली धुंध के क्षरण से दिखाई दे रहा था। यदि वे अधिक समय तक उस जहरीली धुंध में रहते तो लॉन्गहाओचेन यह आश्वासन देने की हिम्मत नहीं करते कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड कायम रहेगी। और इसके अलावा सबसे भयानक बात यह थी कि जहरीली धुंध में कोई अन्य तत्व स्थानांतरित नहीं हो सका। अपनी उड़ान के बाद के चरण में लॉन्गहाओचेन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने के किसी भी तरीके के बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के अपने भंडार पर भरोसा किया था। शाम हो चुकी थी। गोधूली सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल पर चमक रहा था, जिससे इसकी चमक दूधिया नारंगी और उल्लेखनीय हो गई थी। लॉन्गहाओचेन ने डूबते सूरज की दिशा में सांस लेते हुए शील्ड वॉल को रोक दिया। प्रकाश सार की एक बड़ी मात्रा तुरंत उसकी ओर उड़ गई, जिससे उसकी पिछली खपत की भरपाई हो गई। ठीक इसी समय लॉन्गहाओचेन को सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड से गर्मी का विस्फोट महसूस हुआ। देखने पर यह कुछ हद तक पारदर्शी दिखाई दे रहा था। प्रकाश की एक चमक में ढाल धीरे धीरे उसके बाएं हाथ से गायब हो गई, जिससे उसका उस पर नियंत्रण खो गया। ये कैसे हो सकता है? लॉन्गहाओचेन चकित रह गया। क्या सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड पिछले क्षरण को झेलने में असमर्थ थी? कई बार प्रयास करने पर भी वह सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे को वापस बुलाने में असमर्थ रहा। ऐसा लगता था कि वह अभी भी महाकाव्य उपकरण के उस टुकड़े के पीछे के रहस्यों की खोज से परे था। ताज़ी और साफ हवा उनमें भर गई। सभी ने लॉन्गहाओचेन की तरह शांत सांसें ली, जिससे उनमें अभी भी भरा डर दूर हो गया। लिन शिन्हा से, बॉस, अब जब हमने एक दानव देव स्तंभ को नष्ट कर दिया है, तो क्या हम खुद को गठबंधन का, मानवता का नायक नहीं कह सकते?
उसके उत्साहित रूप को देखकर लॉन्ग हाओ चेन नहीं रह सका हंसने से बचे, लेकिन जवाब में एक शब्द भी नहीं बोले। बगल में हान यू ने उत्तर दिया, आप सही हैं, लेकिन हम शुरू से ही हीरो थे। जैसे ही हम दानव हत्यारे बन गए, ये पहले से ही मामला था। दानव कातिल जीवन भर का व्यवसाय है। ये ड्यूटी 3 परिस्थितियों में खत्म हो सकती है। पहला गठबंधन के फैसले के कारण है, दूसरा मामला यह है कि हम लड़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन सबसे अधिक संभावना युद्ध के मैदान में मृत्यु से होती है। जब तक दानव पक्ष समाप्त नहीं हो जाता, हम दानव शिकारियों को उनसे लड़ना जारी रखना होगा। गठबंधन की खातिर हम अपने जीवन की चिंता नहीं कर सकते और मानवता के लिए हमें अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। हम हीरो कैसे नहीं हो सकते? लिन शिन असाधारण रूप से चुप था। उनका शेखी बघारना बंद हो गया, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदला कि 64वें दस्ते के प्रत्येक दानव शिकारी के चेहरे पर न चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। लोगों की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए लड़ना उनके लिए ये स्वाभाविक ही था। अध्याय 452 सूर्य और चंद्रमा के दिव्य घोंघे की ढाल भाग 3। चलदर डूबते सूरज से आ रही रोशनी का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने एक दिशा की ओर इशारा किया और अपने साथियों को उड़कर वहां ले गया। 7 लोगों और 4 संत रक्षकों के समूह ने प्रकाश की 11 झलकियों का रूप धारण किया और जैसे ही वे 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, क्षितिज तेजी से उनकी दृष्टि से गायब हो गया। जिस समय उन्होंने 16 नरसंहार मिशनों को अंजाम दिया, लॉन्ग हाओ चेन ने एक महंगी यात्रा को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प चुना, इन मिशनों को पूरा करने के लिए कम से कम 1 साल बिताने की योजना बनाई। जरूरी नहीं कि उन सभी को पूरा किया जाए। और इस दिन कई महीनों बाद उन्होंने न केवल सभी खोज पूरी की, बल्कि एक राक्षस देव स्तंभ को भी नष्ट करने में कामयाब रहे और यात्रा से कई खजाने प्राप्त किए। निस्संदेह इन कुछ महीनों में उन्होंने जो लागत चुकाई वह समान रूप से अधिक थी। जीवन और मृत्यु के बीच कुछ बार आगे पीछे कदम रखने के बाद लॉन्ग हाओ चेन और कयर राक्षसों के हाथों लगभग मर गए और अंतिम परिणाम ये हुआ कि कयर ने अपनी यादें खो दी। ये पिछले कुछ महीने उन्हें वर्षों के समान लगे और ऐसा लगा कि वे सभी इस दौरान प्राप्त अनुभवों से बहुत अधिक विकसित हुए हैं। यह अकारण नहीं था कि लॉन्ग हाओ चेन ने अपने समूह को उत्तर की ओर ले जाया। एंड्रोमेलियस प्रांत को छोड़ने के लिए इस दिशा में आगे बढ़कर वे राक्षसों की मुख्य ताकत से दूर रहना जारी रख सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंट्रल डेमन प्रांत दक्षिण में था। यदि दानव देवता सम्राट या किसी अन्य दानव देवता को एंड्रोमेलियस की मृत्यु या उसके दानव देवता स्तंभ के नष्ट होने का एहसास होता, तो उन्हें दक्षिण से बिजली घर भेजने के लिए नियत किया जाता। इस कारण से दक्षिण या पश्चिम से निकलने पर इन शक्तियों से सीधा सामना हो सकता है, जिनके बीच संभवतः अत्यंत शक्तिशाली शत्रु भी हो सकते हैं। केवल उत्तर की ओर जाकर ही वे इन शत्रुओं से दूर रह सकते थे। मेलांचोली दलदल में प्रवेश करने से पहले लॉन्ग हाओ चेन ने पीछे हटने का रास्ता चुनने में अच्छी सावधानी बरती। ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले वे पहले उत्तर की ओर बढ़ेंगे। इस बार उनका वापसी गंतव्य माउंटेन पास था। ओ झाको, क्या वह टेम्पल एलायंस के उत्तर में ही नहीं था? नतीजतन इसे इतना लंबा चक्कर नहीं माना जा सकता था, लेकिन फिर भी यह सबसे सुरक्षित रास्ता था। निस्संदेह वे इतनी देर तक उड़ नहीं सकते थे। सबसे पहले यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी खपत के साथ आया और राक्षसों के पास भी पता लगाने की क्षमता है। निस्संदेह वर्तमान में वे राक्षस क्षेत्र के आंतरिक भाग में थे, लगभग महाद्वीप के पूर्वी तट पर। इस क्षेत्र की निगरानी बहुत अधिक ढीली थी और विशेष रूप से कोई भी संभवतः मेलांचोली दलदलों के ऊपर के क्षेत्र की निगरानी नहीं कर रहा होगा। पूरी गति से उड़ते हुए छठे चरण से लॉन्ग हाओ चेन के साथी आधे घंटे की उड़ान के बाद अपनी सीमा तक पहुंचने लगे। सौभाग्य से ये समय उनके लिए दलदलों की सीमा छोड़ने के लिए पर्याप्त था। जब वे उतरे तब तक बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन लॉन्ग हाओ चेन ने अपने साथियों को देर तक आराम नहीं करने दिया। केवल उन्हें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए समय दिया गया, यहाँ तक कि लिन शिन की पहले से तैयार की गई कुछ गोलियों का उपयोग भी किया गया। इसलिए हर कोई तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, तेजी से उत्तर की ओर चल पड़ा। जमीन पर वापस उतरने के बाद लॉन्ग हाओ चेन ने 4 संत रक्षकों को वापस बुलाया और सभी को फिर से चंद्रमा राक्षसों के रूप में प्रच्छन्न किया, जो दिन और रात में शीर्ष गति से यात्रा कर रहे थे। पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा वास्तव में शिथिल थी। हान यू ने अपनी दानव आंख को बुलाया और उनके पथ को स्कैन करने के लिए सत्य की आंखों की स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया और प्रत्येक ने राक्षसों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों से बचने की पूरी कोशिश की और इस प्रकार यात्रा सुचारू रूप से चली गई। वे 5 दिनों से अधिक समय तक उत्तर की ओर चले और जैसे जैसे समय बीतता गया तापमान में गिरावट जारी रही।
64वां कमांडर ग्रेट डेमन हंट दस्ता पहले से ही उत्तरी क्षेत्र के किनारे के करीब था और इस बार लॉन्ग हाउचेन ने दिशा बदल दी और पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अगले आधे महीने की यात्रा में सब कुछ उल्लेखनीय रूप से सुचारू रूप से चला, भले ही उन्होंने अपने रास्ते में खुद को राक्षसों के दो अपेक्षाकृत घनी आबादी वाले प्रांतों में पाया। उनका सौभाग्य था कि उन्हें किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें राक्षसों की कोई बड़ी सेना नहीं मिली। रात हो जाना, वे सभी आग के चारों ओर पालथी मारकर बैठे थे और सामान भून रहे थे। लॉन्ग हाओचेन वहां बैठा था, अपनी भौहें सिकुड़ रहा था, कुछ विचारों से परेशान लग रहा था। सिमा जियान हंसी, बॉस क्या गलत है? हमारी वापसी का रास्ता बहुत शांत है, आपको किस बात की चिंता हो सकती है? मानचित्र के अनुसार हम कल दोपहर के आसपास मानव और राक्षस क्षेत्र के बीच की सीमा पर पहुंच जाएंगे। जब तक हम राक्षस सीमा को पार करते हैं, हम अपने गंतव्य एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास तक पहुंचने में सक्षम होंगे। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, क्या आपको ये सब बहुत अजीब नहीं लगता? वापस लौटते समय हमने निश्चित रूप से जानबूझकर एक दूरस्थ और टेढ़ा रास्ता अपनाया, लेकिन क्या यह अत्यधिक इत्मीनान नहीं है? राक्षसों की आबादी बहुत अद्भुत है, लेकिन फिर भी हमें एक भी राक्षस सेना नहीं मिली। ये वाकई असामान्य है। वास्तव में हम पहले ही अपने रास्ते में कई प्रांतों की सीमाएं पार कर चुके हैं और जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं, हमें इसके बजाय अधिक से अधिक खाद्य परिवहन मिलते रहते हैं। हालांकि शैतानों की बड़ी सेनाएं यहां तैनात हैं, क्या ये असंख्य राशन नहीं है? बहुत अधिक। हान यू की विचारधारा लॉन्ग हाओचेन के सबसे करीब थी। उन्होंने तुरंत उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, कैप्टन, क्या आप कह रहे हैं कि राक्षस संभवतः मनुष्यों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कुछ योजना बना रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, यह अत्यधिक संभव है। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता कि वे यहाँ कितना राशन लाए हैं, लेकिन प्रावधानों की इतनी सघनता कम ही देखने को मिलती है। इस बार वे जिन सेनाओं को स्थानांतरित कर रहे हैं, वे काफी बड़ी होनी चाहिए और हो सकता है कि वे उन सेनाओं से भी आगे निकल जाएं जिनका हमने उसी स्थान पर अपने पहले परीक्षण के समय सामना किया था। सिमा जियान ने नाराजगी भरी मुस्कान प्रकट की, क्या यह एक आदर्श मेल नहीं है? चूंकि हम उनसे मिल चुके हैं, तो कुछ छोटे राक्षसों से छुटकारा पाने के बारे में क्या ख्याल है? जिसके बारे में बोलते हुए युद्ध मिशन अभी भी अंत में सर्वश्रेष्ठ है। पीछे से हमारे प्रचुर समर्थन और युद्ध के मैदान में मैत्रीपूर्ण मदद के साथ हम बिना किसी चिंता के युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में उनके पहले भ्रमण की तुलना में 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के लिए समय बदल गया है। वे अब बहुत अधिक ताकतवर हो गए थे। सिमा जियान के शब्दों ने पूरे समूह का उत्साह बढ़ा दिया। मृत्यु और जीवन के निरंतर अनुभवों, लौह और रक्त के परीक्षणों के बाद जैसे जैसे वे परिपक्व होते गए, उनकी शक्ति भी बढ़ती गई। युद्ध क्षेत्र न केवल उनके कौशल और अनुभव को निखारने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, बल्कि एक ऐसी जगह भी थी जहां वे कई पुरस्कार अर्जित करते थे। लॉन्ग हाओचेन ने आदेश दिया, हान यू, आज से तुम्हारे पास ईगल आई और सत्य की आंखों को सक्रिय रखते हुए दानव आई होगी। और हर चीज पर अपनी नजर बनाए रखें। हम आज रात और कल भी यहीं थोड़ा आराम करेंगे। कई दिनों की भागदौड़ भरी यात्रा के बाद हर कोई काफी थक गया होगा। चूंकि एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर संभवतः राक्षसों द्वारा हमला किया जा सकता है, इसलिए हमें तब तक यहां आराम करना चाहिए जब तक हम अपनी चरम स्थिति में नहीं लौट आते। मेरा हिसाब है कि सीमा पार करना आसान नहीं होगा। सचमुच, उदासी के दलदल को छोड़ने के बाद से उन्होंने कोई भी समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि हर किसी के पास कुछ शेष ऊर्जा थी। हर दिन पूरी गति से यात्रा करने के बाद पार्टी वास्तव में बहुत थक गई थी। विशेष रूप से मुख्य बात यह थी कि वे अभी भी राक्षसों के क्षेत्र में थे और परिणामस्वरूप उसे हमेशा हाई अलर्ट पर रहना पड़ता था, इसलिए हर कोई कुछ हद तक थका हुआ था। गर्म प्रावधान लेने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने शांति महसूस करते हुए पास के कयर पर एक सौम्य नजर डाली। पिछले कुछ दिनों में कयर का उसके प्रति रवैया काफी सुधर गया था। कम से कम वे पहले की तरह सतर्क नहीं रहते थे जब उन्होंने अपनी यादें खो दी थीं, और धीरे धीरे वह दूसरों से भी अधिक परिचित हो गया। लॉन्ग हाओचेन को सबसे अधिक खुशी इस बात से हुई कि उनकी क्षमताओं पर उनकी पकड़ धीरे धीरे वापस आ रही थी। उनका नियंत्रण पहले से ही अपने मूल स्तर के कम से कम 80% पर वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था कि इसका विकास चुपचाप जारी रहेगा। लॉन्ग हाओचेन का ये भी मानना था कि अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मिलने से उनकी यादें ताज़ा करने में बहुत मदद मिलेगी। सन मून डिवाइन स्नेल द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद से लॉन्ग हाओचेन का दिमाग बहुत अधिक स्थिर लग रहा था। इतने वर्षों के आत्मा अनुशासन के माध्यम से उसने जो नकारात्मक भावनाएं जमा की थीं, वे साफ हो गईं
उसका हृदय प्रकाश के वंशज के रूप में शुद्ध हो गया। जेड पूरी तरह से वापस आ गया था। इससे न केवल उनके विचार अधिक पूर्ण हुए और उनकी परिपक्वता मजबूत हुई, बल्कि उनके दृष्टिकोण, संकल्प और शांति पर भी असर पड़ा। कैयर को ऐसा लग रहा था जैसे लॉन्ग हाओ चेन उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपना सिर उसकी ओर उठाया, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कैयर के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, उसने एक मर्मस्पर्शी मुस्कान प्रकट की। लॉन्ग हाओ चेन चकित रह गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि कैयर की वर्तमान स्थिति भी बुरी नहीं थी। हालांकि उसने अपनी सारी यादें खो दी, लेकिन इसने उसे अपने बचपन की सभी दर्दनाक यादों से भी मुक्त कर दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि वह नहीं जानता था कि वह कब उसके साथ अपनी पुरानी घनिष्ठता पुनः प्राप्त कर पाएगा। कैसे वह उसे अपने आलिंगन में रखना चाहता था। एक रात और पूरे दिन आराम करने के बाद 64वें कमांडर ग्रेट डायमंड हंट स्क्वाड में सभी ने महसूस किया कि उनका उत्साह बढ़ गया है। जिस दिन से वे राक्षस क्षेत्र में पहुंचे थे, जैक्स सिटी में उपकरण अनुभाग में बिताई गई अवधि के अलावा, ये पहली बार था जब उन्हें इतना शांतिपूर्ण आराम मिल पाया था। दिन खत्म होने वाला था और धीरे धीरे रात होने लगी। लॉन्ग हाओ चेन ने इस बार अपने साथियों के साथ फिर से सीमा की ओर जाने का फैसला किया। अपने मुख्य अनुरक्षण के रूप में सेवारत डेमन आई की मदद से वे अधिक सावधानी से आगे बढ़े। आगे राक्षस शिविर पहले से ही उनकी दृष्टि में थे, जब तक वे ऊपर से दृश्य का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त करीब थे। वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। उनमें से प्रत्येक का चेहरा तुरंत बदसूरत लग रहा था। पिछली बार जब उन्होंने इसे देखा था, उसकी तुलना में ये राक्षस शिविर कम से कम 3 गुना बड़े थे। वास्तव में राक्षसों के बीच केवल मध्य और उच्च श्रेणी के राक्षस ही शिविरों में निवास करने में सक्षम होंगे, जबकि डबल तलवार दानव जैसे निम्न श्रेणी के राक्षस केवल बंजर भूमि में निवास करने में सक्षम होंगे। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के पास शिविर मूल रूप से बिल्कुल भी छोटे नहीं थे, लेकिन उनके आकार में 3 गुना वृद्धि के साथ उनकी सेना का आकार 10 लाख से अधिक हो सकता था। वास्तव में भले ही राक्षसों को युद्ध के लिए अपनी पूरी जाति लानी पड़े, उनकी 10 लाख की एकत्रित सेना एक अतुलनीय भयानक दृश्य थी। ये पहले से ही अतुलनीय थे। इसके अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात ये संख्याएं नहीं थीं। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि जब उन्होंने दूर से शिविर को पहचाना, तो वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि 8 अलग अलग रंग की चमकें ऊपर की ओर चमक रही थीं, जो शिविर क्षेत्र को मंद रोशनी दे रही थीं, जैसे आकाश में बिजली गिरी हो। दानव देव स्तंभ, ये वास्तव में उनमें से 8 थे। इसका मतलब था कि 8 राक्षस देवता लगातार देख रहे थे। और इसके अलावा उनमें से 2 से फैला हुआ प्रकाश वास्तव में तीव्र था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये सामान्य नहीं थे। शीर्ष 10 में से शक्तिशाली राक्षस देवताओं से संबंधित थे। राक्षसों के साथ क्या हो रहा है? क्या वे पूर्ण पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? लॉन्ग हाओ चेन के समूह में सभी के विचार यही थे। इन प्रतीत होने वाले अंतहीन क्षेत्रों को देखकर लॉन्ग हाओ चेन ने विचार किया। बाकी लोग चुप रहे और वे सभी शांति से अपने फैसले का इंतजार कर रहे थे। 10 लाख राक्षसों की सेना, जिसमें 8 राक्षस देवता निगरानी रखते थे। क्या कोई वास्तव में इसका वर्णन प्रभावशाली के अलावा किसी अन्य तरीके से कर सकता है? अध्याय 453 दानव श्रेणी में दानव अभिजात वर्ग भाग 1 का विरोध कर रहे हैं। हम एक चक्कर लगा रहे हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने थोड़े समय तक विचार करने के बाद निर्णय लिया। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रा रजिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज के मध्य के पास है, जो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भले ही इस राक्षस सेना की संख्या हमारी अपेक्षा से भी अधिक हो, हम संभवतः पूरी पर्वत श्रृंखला को कवर नहीं कर सकते। हम अपना रास्ता बनाने के लिए सबसे छोटे बचाव वाले स्थान की तलाश में बस लंबा रास्ता अपनाएंगे। जब तक हम दानव प्रतिरोधी पर्वत श्रृंखला से गुजरते हैं, हमारे लिए एक्सोर्सिस्ट सिटी लौटने में कोई समस्या नहीं होगी। इस उड़ान की योजना बनाने के बाद सभी लोग राक्षस सेना से पर्याप्त दूरी रखते हुए उत्तर की ओर एक घुमावदार रास्ते पर यात्रा करते हुए तुरंत निकल पड़े। क्योंकि दानवों के आधार शिविर दक्षिण पूर्व में थे, उत्तर से गुजरते हुए वे अधिकांश दानव सेना से बच जाते थे और आसानी से दानव सेना का सामना नहीं कर पाते थे। राक्षस शिविर उनकी कल्पना से भी अधिक बड़े निकले। मुख्य बल की सेना 50 किलोमीटर तक फैली हुई थी और बड़ी संख्या में सहायक सैनिक और गश्ती दल सीमा की निगरानी कर रहे थे। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे के ठीक सामने के क्षेत्र के अलावा नियमित अंतराल पर दानव गाइड और गैरिसन पहरा देते थे, और कुछ को रिज के किनारे पर अधिकांश चौकियों पर रखा गया था, ताकि अचानक एलायंस के हमले में फंसने से बचा जा सके। आखिरकार सीमाओं की ताकत को देखते हुए राक्षस संभवतः पूरे मंदिर गठबंधन को भी नहीं घेर सकते थे। यही कारण था कि लॉन्ग हाओ चेन ने एक चक्कर लगाने का फैसला किया।
निस्संदेह यह कोई ऐसी विधि नहीं थी जिसके बारे में लॉन्ग हाओचेन ने अकेले सोचा था। लगभग सभी दानव शिकार दस्ते, जिनके सदस्य छठे चरण से ऊपर थे, इस रास्ते को पार करते हुए बल्कि कमजोर रूप से संरक्षित स्थान से सीमा को तोड़ने का विकल्प चुनेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से लॉन्ग हाओचेन का समूह रुकने से पहले 100 किलोमीटर तक उत्तर की ओर बढ़ता रहा। उस सटीक क्षण में आकाश अत्यधिक प्रकाशित हो गया था और जल्द ही दोपहर शुरू होने वाली थी। झाड़ियों का एक विरल क्षेत्र खोजने के बाद लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों को यहां विश्राम के लिए ले गए। गुप्त ऑपरेशन के लिए रात सबसे अच्छा समय था और रात ही वह दिन था जब उन्होंने गठबंधन में लौटने के लिए चुना। लॉन्ग हाओचेन की राय में भोर सबसे अच्छा समय था, क्योंकि उस समय मनुष्य और राक्षस सभी अधिक आराम से होंगे। लेकिन एक कारक ने उनकी टाइमिंग पसंद को निर्धारित किया और वह था सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड। इन कुछ दिनों की कोशिश के बाद उन्हें पता चला कि सुबह और शाम के समय सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड का उपयोग करना उनके लिए असंभव था। बिना किसी सवाल के ये सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड महाकाव्य स्तर पर थी और पार्टी सुरक्षा के लिए वास्तव में एक शक्तिशाली वस्तु थी। शील्ड वॉल की क्षमता ने आपको इस शील्ड की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति दी, जिसमें 9वें चरण के पावरहाउस को भी धीमा करने की क्षमता थी। 8वें चरण का पावरहाउस आसानी से उसकी रक्षा में सेंध लगाना भूल सकता है। हालांकि यहां से निकलने का खतरा ज्यादा नहीं था, सुरक्षा की खातिर लॉन्ग हाओचेन ने फिर भी प्राथमिकता दी कि सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड तब कार्यशील रहेगी जब दानव स्काउट्स ने हमला किया। हर कोई इस पर सवाल उठा रहा था। वहां कुछ झाड़ियां थीं और रात के समय की प्रतीक्षा के दौरान अदृश्य बने रहने के लिए आग नहीं जलाई गई थी। हान यू की दानव आंख चुपचाप झाड़ियों के ऊपर से उड़ गई। विशाल आंख कभी कभी आसपास का निरीक्षण करते हुए तेज रोशनी की चमक छोड़ती थी। अभी वे सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे, अपने स्काउटिंग जादूगरों की सीमा पर। और इसके अलावा यह एक सोर्सिस्ट पर्वत श्रृंखला के ठीक सामने था। 64वें दानव शिकार दस्ते में सबसे तेज कृषक लॉन्ग हाओचेन और कयर के अलावा दूसरों की खेती की गति वास्तव में बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी प्रगति पर लॉन्ग हाओचेन और कयर का प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए वर्तमान हान यू के पास पहले से ही आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की 6000 इकाइयां थीं, जो तीव्र गति से छठे चरण के चौथे रैंक के मानकों तक पहुंच रही थीं। और वह अभी 20 वर्ष का नहीं था। एक साधारण तुलना करने के लिए इस उम्र में लॉन्ग हाओचेन के पिता आवश्यक रूप से खेती के इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। हान यू की बढ़ी हुई ताकत के साथ उसका साथी जादुई जानवर डेमन आई भी कमांडर स्तर तक विकसित हुआ और केवल छठे चरण के मानव पावरहाउस की शक्ति तक पहुंच गया। उस आंख का व्यास पहले से ही आधा मीटर था और तंबू 4 से 6 मीटर लंबे थे। हालांकि टीम के लिए उनकी उपयोगिता मुख्य रूप से स्काउटिंग के लिए थी, फिर भी उनकी लड़ने की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। सीमा पर राक्षस सेनाओं ने अलाव जला दिया। 50 डबल स्वॉर्ड दानवों का एक समूह वहां अन्वेषण कर रहा था। डबल तलवार दानवों ने मात्रा में राक्षसों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाया, इसलिए इस तरह का कठिन श्रम स्वाभाविक रूप से उन्हें दिया गया था। दोहरी तलवार वाले दानवों के अलावा उनके रैंक में संचार के प्रभारी एक दानव नेत्र सैनिक भी शामिल था। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उस दानव नेत्र सैनिक ने अचानक चिल्लाकर उनकी प्रगति रोक दी। डबल तलवार वाले राक्षस दौड़कर रुक गए और चारों ओर एकत्र हो गए। ये निम्न श्रेणी के शैतान कोई भी भाषा बोलने में असमर्थ थे और संवाद करने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर थे। डेमन आई सैनिक की 6 आंखें एक दिशा में देख रही थीं, लेकिन अगले ही पल वे सभी राक्षस सहज रूप से जमीन पर गिर पड़े। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति तेजी से उनकी दिशा में चल रहा था। यह कोई इंसानी आकृति नहीं, बल्कि विशाल आकार का विशालकाय ब्लैक ड्रैगन है। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी नजर दानव नेत्र सैनिक और दोहरी तलवार वाले दानवों पर पड़ी, जिससे वे लगभग लंगड़े हो गए। विशाल ब्लैक ड्रैगन की पीठ पर काले लिबास में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से मुख्य व्यक्ति का चेहरा बेहद सुंदर था। जैसे ही उन्होंने दानव नेत्र और दोहरी तलवार वाले दानवों को एक टोकन दिखाया, वे बिल्कुल भी नहीं रुके, बस आगे बढ़ते रहे। उनसे उनकी पहचान पूछने की बात तो दूर, डेमन आई और डबल स्वॉर्ड दानवों में डेविल ड्रैगन की ताकत के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बस श्रद्धा से भरी आंखों से उनका अनुसरण कर सकते थे। जैसे ही ये शिखर दानव शक्तियां दूर चली गईं, धीरे धीरे रात के दृश्य में गायब हो गईं। में पतावे जिस ओर जा रहे थे वह रेजिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज थी। जब तक उनकी ड्रैगन शक्ति की भावना पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, ये गश्ती दल जमीन पर रेंगता रहा, स्पष्ट रूप से कठोर सांसें लेता रहा।
चूंकि यह पहली बार था जब उन्होंने चरम बिजलीघरों को करीब से देखा, उन्हें अचंभित होकर कार्य करते देखना अजीब बात होगी। सीमा पर 2 या 3 बार ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हुई और कम से कम 4 गश्ती गाड़ियां उनके सामने जमीन पर गिर गईं। यदि यह सिर्फ एक मानव आकार का दानव बिजलीघर होता तो शायद वे उनसे पूछने की हिम्मत करते, लेकिन समस्या ये थी कि उनका नेतृत्व एक वास्तविक शैतान ड्रैगन द्वारा किया गया था। दानव ड्रैगन की कुल संख्या केवल 200 थी, जो दानव देवता सम्राट के वास्तविक वंशज थे। यहां तक कि सबसे निचले दर्जे के राक्षस देवता भी उनमें से किसी एक के सामने सावधानी से काम करेंगे। गश्त के प्रभारी इन राक्षसों का तो जिक्र ही नहीं किया जाएगा। मैकडोल और अधिक प्रेरणादायक होता जा रहा है। काले लबादे के पीछे छुपी एक आवाज ने अचानक धीरे से कहा। उनका नेतृत्व कर रहे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने स्पीकर की ओर उदासीनता से देखते हुए अपना सिर घुमाया। तभी काले लबादे वाले व्यक्ति ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और आगे बोलने की हिम्मत खो बैठा। ठीक है, ये काले कपड़े वाली टीम बिल्कुल लॉन्ग हाओचेन का समूह थी। दानव कातिलों को हटाने वाली टीम होने का दिखावा करने के लिए लॉन्ग हाओचेन ने 11वें और 12वें होली गार्ड को बुलाया और सभी को काले वस्त्र पहनाए, जबकि मैकडोल ने सीधे शैतान ड्रैगन का रूप ले लिया। हालांकि उसके पास केवल शक्तिशाली उपस्थिति और आभा थी, मौजूदा लड़ाई की ताकत के बिना ये निचले स्तर के राक्षसों को डराने के लिए पर्याप्त था। उनके रास्ते में यह उनकी अपेक्षा से भी अधिक सफल साबित हुआ। रेसिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज तक पहुंचने तक बिना किसी समस्या के डेविल ड्रैगन की उपस्थिति बनाए रखने के लिए मैकडोल ने 5 छठे चरण के दानव क्रिस्टल का उपभोग किया था। दरअसल उनके मौजूदा भेष के साथ परेशानी से मुक्त होना तय था। एक शैतान ड्रैगन के नेतृत्व में एक दानव कातिलों को हटाने वाले दस्ते के रूप में एक साधारण गश्ती दल का तो जिक्र ही नहीं, 7वें चरण या 8वें चरण के राक्षस भी आवश्यक रूप से परीक्षा के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक डेमन स्लेयर ड्रैगन रिमूवर टीम, जो एक दुर्जय मूल अस्तित्व थी। केवल राक्षस क्षेत्र में अत्यधिक खतरे का अनुभव होने के कारण लॉन्ग हाओचेन ने बेहद सावधानी से काम लिया। केवल जब वे अंततः प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए तो वे सभी आराम करने लगे। केवल इसी बिंदु पर उन्हें मानव क्षेत्र में वापस लौटा हुआ माना जा सकता है। मैकडोल अपने सुअर रूप में लौट आया और अंततः कैयर की बाहों में सो गया। जाहिर है अच्छी प्रगति होगी। अतीत में पूरक के रूप में पर्याप्त जादुई क्रिस्टल लेने के बाद भी वह संभवतः इतने लंबे समय तक खुद को 9वें चरण के शैतान में नहीं बदल सका। कम से कम जब तक चेन यंग 9वें चरण तक नहीं पहुंच गया, तब भी उसके लिए सामान्य तरीकों से इसे संभालना बहुत मुश्किल था। जीवन और मृत्यु के परीक्षणों के माध्यम से उनमें हत्या की भावना पैदा की गई थी। उन्हें स्वयं इसका एहसास नहीं था, लेकिन वास्तव में खुद को संयमित करने के निरंतर कार्य ने उनके व्यवहार में भारी बदलाव ला दिया था। उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए समूह तुरंत आगे बढ़ गया प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला के शिखर तक। रेसिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज टेम्पल एलायंस का प्रभाव का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जो 500 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ था, जिसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर थी। बिना उड़ान के इस पर्वत श्रृंखला से यात्रा करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। विवेक की खातिर और पर्वत श्रृंखला में गश्त में लगाए गए दुश्मनों द्वारा पाए जाने की संभावना से बचने के लिए लॉन्ग हाओचेन ने स्वाभाविक रूप से उन्हें पैदल यात्रा कराई। उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना भी उतना कठिन प्रयास नहीं था। वांग युवान चेन यंग र को कुछ मदद देने के लिए यहाँ थे और वह उसी समय सिमा जियान और लिन शिन के पास गए। इस प्रकार उसकी चढ़ाई की गति में काफी सुधार हुआ। धीरे धीरे रात ढल गई। रेसिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज में प्रवेश करने के लगभग 1 घंटे बाद लॉन्ग हाओचेन की पार्टी आखिरकार पहली चोटी पर पहुंच गई। ये पर्वत शिखर 2 किलोमीटर से अधिक ऊंचा था, जो उत्तर की ठंड से भरा हुआ था। चोटी पूरी तरह से बर्फ और बर्फ से ढकी हुई थी। पहाड़ी हवा इतनी ठंडी थी कि हर किसी को ठंड लग रही थी। लगता है दक्षिण में कुछ हुआ है, हान यू ने अचानक लॉन्ग हाओचेन से धीमी आवाज में कहा। लॉन्ग हाओचेन ने एक निश्चित दिशा में देखा। पहाड़ी के पीछे धुंध के बीच एक बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। रात्रि में प्रकाश न होने के कारण उसकी दृष्टि भी उस दिशा में कुछ भी स्पष्ट रूप से देखने में असफल रही। हॉन यू ने जारी रखा, द डेमन आई ने इस पता लगा लिया। ऐसा लगता है कि वहां कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन बात यहां से कहीं आगे है, जिससे ये निर्धारित करना असंभव हो जाता है कि वे हमारे पक्ष के लोग हैं या राक्षस। थोड़े समय तक विचार करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, डेमन आई स्काउट रखें। हमें कम से कम ये पता लगाना होगा कि क्या वे पहाड़ में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। अध्याय 454 प्रतिरोधी दानव श्रेणी भाग 2 में दानव अभिजात्य वर्ग।
हान यू की आंखें चमक उठी, उसने तुरंत लॉन्ग हाओचेन के इरादे को समझ लिया। स्पष्टतः यदि यह समूह पहाड़ के बाहर से जा रहा था तो संभवतः वे मानव ही होंगे, लेकिन अगर वे पहाड़ की ओर जा रहे थे तो संभावना अधिक होगी कि वे शैतान थे। आखिरकार मनुष्य इस क्षेत्र में शायद ही कभी सुरक्षा करेगा। इस कारण से भले ही ये सैनिक अचानक इंसान हो या राक्षस, वे शायद छापेमारी के लिए निकल पड़ेंगे। दानव आंख ने अपने तंबू को थोड़ा लहराया। मानसिक प्रकार का जादुई जानवर होने के कारण इसकी उपयोगिता कभी कभी उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों से भी अधिक हो सकती है। तैरने में सक्षम होने के कारण वह लापरवाही से उस स्थान की ओर उड़ सकता था जहां उसे कुछ उपस्थिति का पता चलता था। यदि कोई ध्यान से ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि दानव नेत्र के शरीर के चारों ओर एक थोड़ा विकृत क्षेत्र है। ये उसके मानसिक उतार चढ़ाव थे। इनके साथ क्षेत्र के संपर्क में कोई भी स्कैन मंत्र ऐसी प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि वह हवा हो। थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया दर्ज करने में असमर्थ, विशेष रूप से दूर से डाली गई। दानव नेत्र अभी अभी लौटा था। पूरे क्षेत्र को स्कैन करने की पूरी प्रक्रिया में उन्हें केवल 1.25 घंटा लगा। अपनी वापसी में हॉन यू को कुछ भी कहने की आवश्यकता के बिना उसकी बड़ी आंख से चांदी की चमक निकली। तुरंत समूह के सामने चमकदार किरणें छोड़ी गईं, जिससे पता चला सबकी आंखों के सामने दृश्य देखकर हॉन यू को बहुत आश्चर्य हुआ। ओह, तो तुमने विकसित होकर एक और क्षमता प्राप्त कर ली। ये वास्तव में छवियों को संग्रहित करने में सक्षम है। कितना महान है। अन्य लोग उस दृश्य को देखकर, उसकी ओर देखकर प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। तुरंत ही उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। घटनास्थल पर केवल राक्षस ही दिखाई दिए। वे चुपचाप पहाड़ पर सवारी कर रहे थे। प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला पर चढ़ रहे थे। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इन राक्षसों में से कुछ तैर रहे थे और उन सभी के चारों ओर विकृत प्रकाश की तरंगे फैला रहे थे। वे एक छोटे राक्षस कुल से संबंधित थे जिन्हें दानव दूत कहा जाता था। वे मानसिक विशेषता में विशेषज्ञ थे, लेकिन फिर भी उनकी तुलना कमांडर रैंक डेमन आई से नहीं की जा सकी। उनकी साधना चौथे चरण के आसपास थी, जिससे वे दानव नेत्र जैसी मानसिक सुरक्षात्मक स्क्रीन का उपयोग करने में सक्षम हो गए। उसके कारण दानव नेत्र ने खेती में उनसे बड़े अंतर से आगे निकल गए। भले ही वे दोनों मानसिक गुण वाले जादुई जानवर थे, फिर भी उन्होंने उनकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से पहचाना। ये राक्षस सेनाएं बड़ी नहीं थीं, केवल 5000 के आसपास थीं। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की उनके बारे में समझ से ये निश्चित रूप से कुलीन सैनिक थे। राक्षस दूतों के अलावा आकाश में राक्षस दूत थे जिनके पेट में बड़े बड़े छेद थे। हालांकि उनके पास बहुत अधिक युद्ध कौशल नहीं थे, लेकिन दूसरों को रोकने की उनकी ताकत कुछ ऐसी थी जिसे लॉन्ग हाओचेन के समूह ने व्यक्तिगत रूप से देखा और अनुभव किया। उस समय की बात करें तो यह उन लोगों के कारण था कि तियान किन ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड ने खुद को मौत के कगार पर पाया था जब वे डेमन जैक से घिरे हुए थे। जमीनी सैनिकों के बीच लगभग 1000 निडर शैतान अग्रिम पंक्ति में डटे हुए थे। डेमन आई के रिकॉर्ड से कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि ये 1000 निडर दानव स्पष्ट रूप से कुलीन वर्ग के थे, जिनमें से 100 से अधिक स्कारलेट ब्लड निडर दानव नेता के रूप में खड़े थे। उनमें से प्रत्येक ने 9 सामान्य निडर राक्षसों का नेतृत्व किया था। स्कारलेट ब्लड निडर राक्षसों के पास छठे चरण पर ताकत थी और उनमें से सबसे शक्तिशाली 7वें चरण तक पहुंच सकते थे, जबकि कुलीन बर्स्कर डेविल्स के लिए वे साधना के 5वें चरण के आसपास हो सकते हैं। वास्तव में निडर दानव एक कुलीन जाति थे। उनके बीच स्कारलेट ब्लड बर्सरकर डेविल्स की कुल संख्या 200 से अधिक नहीं थी। जमीन पर उनकी युद्ध शक्ति केवल एक बहादुर कर्मचारी होन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मौत के सामने झुकने वाले सैनिकों का एक समूह था। टेम्पल अलायंस ने आमतौर पर उन्हें विश्वास करने वाले पागल शैतानों के रूप में वर्णित किया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वे लड़ाकू के रूप में कितने निडर हैं। 1000 से अधिक निडर राक्षसों को छोड़कर इन विशिष्ट सैनिकों की असली मुख्य शक्ति में कुछ सच्चे शक्तिशाली लोग शामिल थे। सबसे पहले 500 दानव भालू थे, जिनके पास जबरदस्त शारीरिक संरचना, असाधारण ताकत और अभेद्य सुरक्षा थी। यहां तक कि सबसे साधारण दानव भालू भी छठे चरण पर था। एक सेना के लिए दानव भालू जैसे अस्तित्व का होना उनके सैनिकों के लिए एक अत्यंत ठोस स्टैंड अलोन ढाल तैयार करने जैसा था। दानव भालू के पीछे 500 ऐसे राक्षस आए जिन्हें लॉन्ग हाओचेन की पार्टी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये राक्षस छींटे छोड़ते हैं उनके शरीर की रोशनी से। पहले तो वे मानव जैसे लग रहे थे, लेकिन अगर कोई अतिरिक्त देखभाल करे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके शरीर वास्तव में जमीन के ऊपर हवा में तैर रहे थे। लबादे पहने हुए उनके सभी हाथ पकड़ने वाली छड़ी पर थे, जो उनके शरीर के समान प्रकाश से टिमटिमा रहे थे। ये किस तरह के राक्षस हैं?
वांग युवान ने असमंजस में पूछा, उन्हें स्टार डेविल्स नहीं होना चाहिए, है ना? उन सभी को नारंगी रंग पहनना चाहिए, जिससे उन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। लॉन्ग हाओ चेन का चेहरा गंभीर हो गया, ये इन्फिनो डेमन्स होंगे, काले जादू के विशेषज्ञ। शैतानों के बीच शुद्ध जादू पर केंद्रित दो राक्षस जातियां वास्तव में शक्तिशाली हैं। पहला स्वाभाविक रूप से स्टार डेमन कबीला है, जिसे सबसे शक्तिशाली जादू उपयोगकर्ता कबीले के रूप में जाना जाता है। महान भविष्यवाणी तकनीक पर भरोसा करते हुए राक्षसों के बीच उनकी स्थिति कभी नहीं हिली। लेकिन जादू केंद्रित राक्षसों का एक और शक्तिशाली प्रकार मौजूद है, और यह उसी नाम के शुद्ध जादुई कबीले से इन्फिनो राक्षस हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। उनका नेता वर्तमान पांचवा दानव देवता, नरक दानव देवता मारबास है, जो राक्षसों के भीतर राजसी स्थिति में है। वास्तव में राक्षस देवताओं के बीच कोई यह कह सकता है कि सच्चा प्रभाव रखने वाला एकमात्र व्यक्ति चंद्रमा दानव भगवान अगारेस, स्टार दानव भगवान वासगो, मृत दानव भगवान समिनागा और यह नर्क दानव भगवान वासगो होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन्फिनो डेमन्स का ये समूह सामने आएगा, और वास्तव में उनके 500 से अधिक सदस्य हैं। उन्हें कम से कम साधना के छठे चरण पर होना चाहिए, और उनकी श्रेणी में इस स्तर से ऊपर कोई न कोई अवश्य होगा। लगभग 1000 निडर दानव, 500 दानव भालू, इन्फिनो दानव और फिर 3000 ग्रेट फींड, जिसका नेतृत्व एक अन्य फींड कर रहा था, जो 8 मीटर लंबा था। उसकी पीठ पर खून के रंग के पंख थे। जिस क्षण ये शक्तिशाली राक्षस दानव नेत्र की छवि में प्रकट हुआ, एक सेकंड बाद ये रुक गया। स्पष्ट रूप से दानव नेत्र को उसके द्वारा खोजे जाने का डर था। क्या यह एक दानव राजा रैंक का राक्षस हो सकता है? हान यू ने हौंफते हुए कहा। लॉन्ग हाओ चेन ने चुपचाप सिर हिलाया, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के दानव देवता समिनागा के नेतृत्व में 400 में दानव राजा हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि उनमें से 6 हैं। वे सभी 9वें चरण के पावरहाउस हैं, जिनके साथ सेमिनागा भाइयों की तरह व्यवहार करता है। ये सेना वाकई डरावनी है। मैं नहीं कह सकता कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं। हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ गया कि लॉन्ग हाओ चेन के शब्दों का क्या मतलब है। उनकी किस्मत अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि उन्हें इन राक्षसी सेनाओं का पता चल गया था। कम से कम उनके पास टेम्पल अलायंस को चेतावनी संकेत भेजने का मौका होगा। लेकिन उन्हें चेतावनी देने के लिए क्या है? इन संभ्रांत निकायों के सामने वे केवल शक्तिहीन महसूस करते थे। वे क्या कर सकते थे? खतरे का स्तर ऐसा था जिसकी कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था, उदास दलदल में उनकी पूरी मुठभेड़ को पार करने से परे। उदासीन दलदलों में सबसे बड़ा खतरा अज्ञानता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने राक्षस वास्तव में एक कुचलने वाला खतरा थे। उनके बारे में कुछ भी न कहें, यहां तक कि एक शीर्षक वाला दानव शिकार दस्ता भी निश्चित रूप से ऐसे शक्तिशाली और भयानक दानव सेना का सामना नहीं करेगा। राक्षसों की ताकत के साथ भी वे निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने की 10 विशिष्ट टुकड़ियों को भेजने में सक्षम होंगे। ये 5000 थे, उनमें से जिनमें लंब दूरी के हमलावर और कम दूरी के सैनिक दोनों उच्च श्रेणी की नस्ल के थे। भले ही उनके उपकरणों की तुलना मनुष्यों से नहीं की जा सकती, फिर भी उनकी व्यक्तिगत ताकत को भयानक बताया जा सकता है, कम से कम छठे चरण तक पहुंचने वाली सेना होने के नाते। वास्तव में मनुष्य संभवतः इस पैमाने के 2 सेट भी एक साथ नहीं रख सकते। लिन शिन ने भौहें चढ़ा दी। क्या वे गठबंधन पर भीतर से हमला करना चाह रहे हैं? यदि ये सेना गठबंधन में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, तो मैं परिणामों की कल्पना करने का साहस भी नहीं कर सकता। लॉन्ग हाओ चेन ने चुपचाप सिर हिलाया। हान यू ने लॉन्ग हाओ चेन कैप्टन को सूचित किया, मेरे पास जानकारी है। ये सेना आगे बढ़ने पर पता लगाने से बचने की कोशिश कर रही है। मैं खुद ही तेजी से आगे बढ़ने का आश्वासन दे सकता हूं। मैं दानव नेत्र को अपने साथ ले जाऊंगा। उनकी मानसिक स्क्रीन के साथ मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करने से पहले वे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास तक पहुंच जाएं। हाथों हाथ मैं प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला की रक्षा करने वाले लोगों को सूचित कर सकूंगा। उनका मानना था कि एक्सोर्सिस्ट पर्वत के दर्रे की तरफ सैनिकों को सूचित करने के लिए उनके पास अपने तरीके होंगे। लॉन्ग हाओ चेन ने पलकें झपकाईं और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है। तो आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद। अत्यंत सावधान रहें। हम आपका कुछ समय खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। चून की इतनी शक्तिशाली टीम पहले ही प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुकी थी, वे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। जितनी जल्दी वे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को सूचित करेंगे, स्थिति उनके लिए उतनी ही अनुकूल होगी। नतीजतन उन्होंने तुरंत हान यू के सुझाव को मानने का त्वरित निर्णय लिया। मूल रूप से रिपोर्ट के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कैयर होना चाहिए।
एक हत्यारी होने के नाते वह निश्चित रूप से गति के साथ साथ छिपने के कौशल में हान यू से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि अब जब उसके पास अपनी यादें नहीं थीं, तो उसे यह काम करने देने में असुरक्षा की भावना बहुत अधिक थी। लॉन्ग हाओचेन ने वास्तव में उससे यह कार्य संभालने देने की हिम्मत नहीं की। ये सब छोड़कर क्या होगा यदि वह प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में अपना रास्ता खो गई। दानव नेत्र को बुलाने के तुरंत बाद हान यू तुरंत दूसरी तरफ से पहाड़ से नीचे उतरा। जाने से पहले लिन शिन ने उन पर स्पिरिट एनर्जी रिकवरी पिल्स की कुछ बोतलें स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से दबाव डाला। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हॉन यू को अपनी शीर्ष गति से प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला की ओर जाना था। ये निश्चित रूप से उस पर बहुत बड़ा बोझ लेकर आएगा। हान यू के चले जाने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अन्य लोगों के साथ एक घेरा बनाया। ये राक्षसी सेना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम संभवतः सामना कर सकें। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि ईमानदारी से दानव पर्वत श्रृंखला भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। हम सैन्य मामलों या सुदृढ़ीकरण हस्तांतरण के पहलुओं में विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए हम बस इतना कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला को इस हमले के बारे में बताएं। हान यू को समय की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें एक ही समय में इस समस्या पर दो कोणों से हमला करना होगा। सबसे पहले हमें उन्हें अपने ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करना होगा, और जब तक हम कर सकते हैं उन्हें विलंबित करना होगा। लेकिन यह निस्संदेह बेहद खतरनाक है। यंग एयर, आप यहीं रहेंगी और इस ऑपरेशन में भाग नहीं लेंगी। लिन शिन, यही बात आप पर भी लागू होती है। आप दोनों जादूगर हैं जिनके लिए बचना ही होगा बहुत कठिन। कयर, तुम दोनों की सुरक्षा के लिए तुम यहीं रहोगे। युवान और सिमा जियान, आप दोनों बाईं और दाईं ओर को कवर करते हुए दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ेंगे। पहाड़ को काटने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें आश्चर्यचकित करें। तो पहाड़ पर चट्टानों के साथ कुछ शोर करो, जितना जोर से उतना अच्छा। फिर वापस जाएं और यंग र और लिन शिन के साथ फिर से इकट्ठा हों। मैं उन पर नजदीक से हमला करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या मुझे इन राक्षस दूतों को मारने का अवसर मिल सकता है। अध्याय 455 प्रतिरोधी दानव श्रेणी भाग 3 में दानव अभिजात वर्ग। ऐसा नहीं किया जाएगा बॉस, ये बहुत खतरनाक है, लिन शिन ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लॉन्ग हाओचेन की युद्ध योजनाओं के बारे में लापरवाही से कहा गया था, लेकिन न वास्तव में राक्षस सेना का ध्यान आकर्षित करने के लिए करीब आना कोई मामूली बात नहीं थी। वास्तव में उनके रैंकों में दानव संदेशवाहक भी थे। इसके म्यूकोसा ने एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है। यदि कोई इसकी चपेट में आता है तो यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन की खेती से भी बचना लगभग असंभव होगा। लिन शिन की बातें सुनकर लॉन्ग हाओचेन का लहजा सख्त हो गया। हम दानव हत्यारे हैं, इसलिए खतरे का सामना करना हमारे लिए स्वाभाविक है, और इस कार्य के लिए मुझसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। निश्चिंत रहें, मुझे 4 पवित्र रक्षकों और येटिंग की मदद मिलेगी। हाओयू की ताकत भी 80% पर वापस आ गई है, और टॉवर ऑफ इटर्निटी के छुप जाने के कारण उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मुझे उसका प्रभारी बनाना सबसे अच्छा विकल्प है। चाहे कुछ भी हो, मैं इन शैतानों को गठबंधन के दायरे में नहीं आने दे सकता, अन्यथा कई लोगों को निश्चित रूप से भयानक स्थिति में डाल दिया जाएगा। कौन जानता है कि हमारे कितने हमवतन इन राक्षसों से आहत होंगे। समय कीमती है, हमें जल्दी से काम करना होगा। इन शब्दों को कहते हुए लॉन्ग हाओचेन ने आगे बढ़ने की पहल की, केवल अपने पैरों की उंगलियों से चट्टानों पर कदम रखा, मानो वह नीचे फिसल रहा हो। उसका शरीर हवा में ही रह गया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित हो गई। वांग युवान और सिमा जियान ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत नीचे की ओर बढ़े। हालांकि वे लॉन्ग हाओचेन जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी उनकी गति ऊपर जाने की तुलना में बहुत तेज थी। चेन यंग र ने दुखी होकर टिप्पणी की, और फिर भी खेल में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं वास्तव में और अधिक बेकार महसूस करता हूँ। कयर उसके पास बैठ गया और शिकायत करने लगा, क्या मैं वही नहीं हूँ? जब वह इस तरह का काम करता है तो वह मुझे कभी नहीं लेता। वह स्पष्ट रूप से सोचता है कि वह अपने आप में काफी मजबूत है। कयर को इस तरह नखरे करते देख चेन यंग र का गुस्सा अचानक गायब हो गया। अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाते हुए उसने हंसते हुए कहा, कयर, मुझे तुम्हें इस तरह देखना अच्छा लगता है। तुम बहुत सुंदर हो। अगर मैं पुरुष होता तो मैं निश्चित रूप से आपके पास आता। कयर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, उस दिशा में देखा जहां लॉन्ग हाओचेन ने छोड़ा था, और इस बात का उत्तर देते हुए कहा, वह वास्तव में किसी भी खतरे में नहीं पड़ने वाला है ना? लिन शिन ने एक शरारती हंसी छोड़ी, शांत रहो, ऐसा नहीं होगा।
जैसा कि प्रमुख ने कहा, स्वयं जाना वास्तव में सबसे सुरक्षित रास्ता है। उप कप्तान, मैंने देखा है कि आप उसके लिए अधिक से अधिक चिंता दिखा रहे हैं। क्या ऐसा है कि आपकी यादें फिर से उभर रही हैं? कयियर ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो बस यही लग रहा है कि किसी तरह मैं उसे जानता हूं। और वह भी है मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना। उसके साथ रहने से मुझे सुरक्षित महसूस होता है। चेन यंग र ने हल्के से कहा, मुझे ईर्ष्या हो रही है। किसी खास व्यक्ति की तुलना में बॉस वास्तव में बहुत मजबूत है। अगर मैं उसे थोड़ा कम उम्र से जानता होता तो शायद मैं उसे तुमसे छीन लेता। कयियर ने एक बार फिर पलकें झपकाईं। आप इसे खींचने में इतने सक्षम नहीं लगते। पुजुजू लिन शिन को बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकनी पड़ी। चेन यंग र कुछ आश्चर्य से र को देख रही थी। हालांकि उसकी शुद्ध सुंदरता को देखकर अंततः वह हतोत्साहित हो गई। सत्य, जो संभवतः कयियर के हाथों से लॉन्ग हाओचेन को छीन सकता था। शिखर से शिखर तक यात्रा करते हुए लॉन्ग हाओचेन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह इस बिंदु पर हवा में बदल गया हो, बावजूद इसके कि उसने अपने आध्यात्मिक पंख नहीं खोले थे। क्योंकि उसके आध्यात्मिक पंखों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें बेहद उज्ज्वल थीं। यदि वह ऐसा करता तो उसे बहुत आसानी से ढूंढ लिया जाता, क्योंकि उसे इस समय अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश करनी थी। लॉन्ग हाओचेन द्वारा ली गई प्रत्येक सांस में 10,000 से अधिक इकाइयों से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित होती थी। चूंकि उसके शरीर में आध्यात्मिक गुहाएं हवा में प्रकाश सार को अवशोषित कर रही थीं, इसलिए उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ। लेकिन कड़कड़ाती ठंड के प्रभाव में उसका उतरना इतना तेज नहीं था, क्योंकि वह जमीन से चिपका हुआ लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन के माथे पर एक हल्की विकृत रोशनी दिखाई दी, जो डायमंड आई के एंटी प्रोबिंग बैरियर कौशल से काफी मिलती जुलती थी। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से किसी भी मानसिक प्रकार की क्षमताओं का उपयोग नहीं किया, लेकिन किसी को उसकी असाधारण मानसिक शक्ति के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि यह एक मानसिक प्रकार का पावरहाउस नहीं था, परिणामस्वरूप उसकी मानसिक क्षमता की चरम ऊंचाई को देखते हुए उसे सीधे मानसिक बल का उपयोग करने में असमर्थ बना दिया गया। यहां तक कि डेमन आई के माइंड शॉक से सीधा हमला भी ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सका। लॉन्ग हाओचेन संबंधित तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनमें अपनी शक्तिशाली मानसिक क्षमता को स्थानांतरित करने, इसे अपने शरीर के चारों ओर केंद्रित करने, मानसिक बाधा की एक परत बनाने की क्षमता थी। ये डेमन आई तकनीक के समान परिणाम पर पहुंचने वाला एक अलग दृष्टिकोण था। हालांकि चूंकि उसकी मानसिक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा था और वह अपने शरीर के परिवेश को कवर कर रहा था, इसलिए वह इसका उपयोग अपने परिवेश को कवर करने में असमर्थ था। इस कारण से मानसिक बल का उपयोग करने की इस प्रकार की विधि का उपयोग केवल स्वयं को छुपाने के लिए किया जा सकता है। टेम्पलर नाइट का 7वां कदम होने के कारण इस पर्वत पर बिना किसी बाधा के चलने में असमर्थ होना स्वाभाविक रूप से लॉन्ग हाओचेन के लिए कोई समस्या नहीं थी। दानव नेत्र द्वारा पहले दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना सुनिश्चित करते हुए वह आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। बेशक किसी समूह के साथ जाने की तुलना में अकेले जाना बहुत तेज था। जैसे जैसे इस तरह की छोटी यात्रा बीतती गई, उसके और राक्षसों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। चूंकि ये दक्षिण में था, वहां वनस्पति कम थी, केवल कुछ छोटे पेड़ थे। केवल लॉन्ग हाओचेन को छिपाना शायद संभव था, लेकिन यहाँ कई हजार राक्षसों की सेना को छिपाना वास्तव में मुश्किल होगा। इस कारण से जब लॉन्ग हाओचेन तीसरे पर्वत से गुजरा तो वह पहले से ही अपनी असाधारण दृष्टि से उस रास्ते को देखने में सक्षम था जिस पर राक्षस जा रहे थे। दूर से एक दूसरे को देखने पर ये दानव शक्तियां टिड्डियों के समूह में एकत्रित होती प्रतीत हुई, क्योंकि वे प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ने की गति से आगे बढ़ रहे थे। यह वास्तव में राक्षस कुलीन कहलाने के पात्र थे। उनकी यात्रा की गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे बेहद शांत थे, कोई अनावश्यक शोर नहीं कर रहे थे, न ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव था, क्योंकि वे केवल अपने अत्याचारी भौतिक संविधान पर भरोसा करते हुए चल रहे थे। निस्संदेह इन राक्षसों के भीतर शारीरिक क्षमताओं में सबसे कमजोर इन्फिनो दानव थे, इसलिए उन्हें उनके गठन के बीच में रखे गए दानव भालू की पीठ के पीछे नेतृत्व और बचाव किया गया था। हालांकि उनकी कमजोर शारीरिक संरचना के विपरीत उनके पास बहुत शक्तिशाली जादू था। हालांकि उन्होंने पहले कभी किसी के साथ तलवारें नहीं भिड़ाई थीं, लॉन्ग हाओचेन उस भयानक दृश्य की कल्पना करने में सक्षम थे जो इन्फिनो राक्षसों के इस पूरे समूह के संयुक्त हमले से उत्पन्न होगा। भले ही वे सामने से प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला पर हमला करने के लिए गए, फिर भी यह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर भौतिक सुरक्षा में भयानक नुकसान पहुंचाएगा, या यहां तक कि स्वयं सैनिकों को भी नुकसान पहुंचाएगा।
समूह की लड़ाई या शहर की सुरक्षा में जादूगरों का सबसे बड़ा प्रभाव होगा। तो 6 महान मंदिरों की किलेबंदी में से जादूगर मंदिर की किलेबंदी को तोड़ना सबसे कठिन माना जाता है। तेजी से आगे बढ़ रही सेना पर अपनी नजरें टिकाए हुए लॉन्ग हाओ चेन थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया, फिर तुरंत ही उसने अपना संकल्प कर लिया। कम से कम फिलहाल वह अभी तक कार्रवाई नहीं कर सका। राक्षसी सेना को इतनी कड़ी संरचना में देखकर अगर वह इस समय को एक आश्चर्यजनक हमले के लिए चुनता तो राक्षस दूतों का बल तुरंत आ सकता था, और उस समय उसके भागने का एकमात्र साधन हाओयू की शक्ति या टॉवर ऑफ इटर्निटी उधार लेना होगा। जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न बचा हो, ऐसी स्थिति में हंगामा करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उन्हें संभ्रांत सेना के गठन में गड़बड़ी शुरू होने तक इंतजार करना पड़ा। वह हिट करने का समय होगा। निस्संदेह मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से उन अत्यधिक संरक्षित इन्फेनो राक्षसों को लक्ष्य नहीं बनाऊंगा। यह आपकी अपनी क्षमताओं का अत्यधिक आकलन करना होगा। आकाश में दूत और संदेशवाहक उनके निशाने पर थे। तथ्य यह है कि वे दोनों समर्थन में विशेषज्ञ थे, उनकी उपयोगिता को कम आंकने का कोई कारण नहीं था। उनकी उपस्थिति से मानव जादूगर सक उत्संदेह हो जाएंगे, जिससे वे संपर्क के बिंदु तक पहुंचने तक मानव सेनाओं के लिए अदृश्य हो जाएंगे। मुझे एक योजना चाहिए। लॉन्ग हाओ चेन दानव सेनाओं से कुछ दूरी पर रहा, क्योंकि वह पीछे से उनका पीछा कर रहा था। इस प्रकार वे एक साथ प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला की ओर आगे बढ़े। इस समय वे पहले से ही रात के दूसरे पहर में थे। लगभग 2 घंटे में सूरज उगना शुरू हो जाएगा, लेकिन रात अमावस थी। ये भोर से ठीक पहले का समय था, जो अक्सर दिन का सबसे अंधकारपूर्ण समय होता था। जबकि आसमान काला था, इससे उनके लिए अपना रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। ठीक इसी समय दूर से अचानक एक फीकी बैंगनी चमक चमकी। लॉन्ग हाओ चेन ने अवचेतन रूप से आकाश की ओर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि जिस अवसर का वह इंतजार कर रहा था वह आ गया है। इस बैंगनी रोशनी ने बड़ी सेना का ध्यान खींचा। अभिजात्य वर्ग की यह सेना बेहद चुस्त दुरुस्त थी, वास्तव में तुरंत रुक जाती थी, खुद को स्थिर कर लेती थी। सभी राक्षस घूरते रहे और एक क्षण बाद कमरे में अंधेरे की घनी गंध भर गई, पूरी तरह से हवा। ठीक इसी समय बैंगनी रोशनी वाले क्षेत्र में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जो संपूर्ण प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला को छूता हुआ प्रतीत हुआ। तुरंत सिलसिलेवार झटके आए, जिससे उस विशेष शिखर से आसपास का वातावरण बुरी तरह हिल गया। सोने और बैंगनी रंग की उन हल्की सी दिखाई देने वाली चमक में कोई भी आकाश से बड़ी मात्रा में चट्टानों के गिरने के निशान देख सकता था, जो तीव्र गति से पहाड़ों के नीचे की ओर गिर रहे थे। इस बीच दूसरी चोटी पर भी वैसा ही कंपन शुरू हो गया और पहाड़ से बड़ी मात्रा में चट्टानें गिरने लगीं। अभी राक्षस शस्त्रागार एक पर्वत गुहा से गुजर रहे थे, इसलिए गिरते हुए पत्थर दोनों तरफ की चोटियों से नीचे आ रहे थे। रास्ते के ठीक बीच में होने के कारण वे भागने के लिए समय पर नहीं पहुंच सके। यह ऐसी स्थिति थी जहां वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। हालांकि यह पहाड़ के बीच में था, शिखर और तल 1 किलोमीटर अलग थे। इन गिरते पत्थरों की अचानक उपस्थिति और उनकी गति ने उनकी भयानक शक्ति को फॉलिंग रॉक्स लुविया छठे चरण के मंत्र से थोड़ा भी कमतर नहीं बनाया। अध्याय 456 अचानक हमला भाग 1। हालांकि ये राक्षस सेना वास्तव में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। जब उन्हें अचानक इस तरह के हमले का निशाना बनाया गया, तब भी उनमें घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा। सभी इन्फेनो दानव एक साथ आए, विशेष रूप से सभी दानव भालुओं द्वारा संरक्षित, जिससे उनका मुकाबला एक अच्छा मैच बन गया। बेर्सकर डेविल्स और सोललेस ने भी अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रियाएं दिखाईं। अधिक सटीक रूप से सोललेस का आधा हिस्सा आकाश से गिरती चट्टानों को रोकते हुए आकाश में उड़ गया। कम से कम चट्टानों को टुकड़े टुकड़े करने की उसकी हरकत से उसकी आवाज कम हो गई। इसके अलावा राक्षसों का एक और हिस्सा आक्रामक हो गया और बहुत तेज गति से सीधे दोनों तरफ उड़ गया। बिना किसी संदेह के ये वांग युवान और सिमा जियान थे, जो दोनों पक्षों में दिखाई दिए। उन्हें स्थानांतरित होने के लिए ऐसा उपयुक्त स्थान ढूंढना बहुत कठिन लगा। लॉन्ग हाओ चेन को अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे सभी लंबे समय तक राक्षसों से लड़ते रहे थे, जाहिर है वे जानते थे कि क्या करना है। उनके स्पिरिट स्टोव उपकरण और क्षमताओं पर भरोसा करते हुए रजिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। यदि राक्षस उन पर घात लगाकर हमला करना चाहते तो बातें कहने से आसान होती। कार्रवाई के तुरंत बाद पीछे हटने से वे दुश्मन को उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं देंगे। लॉन्ग हाओ चेन ने भी मौके का फायदा उठाया और पीछे के छोटे अंतर को पाट दिया।
जल्दी से 4 संत रक्षकों को एक साथ बुलाया, उनकी आंखों के सामने स्थिति के साथ साथ उनके लक्ष्य को भी समझाया। हम दुश्मनों की बढ़त को धीमा करते हुए उन्हें खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। 4 संत रक्षकों में से रैंक के निचले 3 सभी ने 9वें संत रक्षक को देखा, जिन्होंने लॉन्ग हाओचेन को देखने से पहले अन्य 3 संत रक्षकों को देखा। मास्टर, हमें देरी के कार्य को किस स्तर का महत्व देना चाहिए या दुश्मनों को मार डालो? लॉन्ग हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। 9वें सेंट गार्ड ने जवाब में सिर हिलाया। अन्य 3 सेंट गार्डों की ओर देखने से पहले गहरी आवाज में कहा, तो कृपया मुझे अपनी सेना उधार लेने दें। फिर देखा लॉन्ग हाओचेन को एक बार फिर। मास्टर, इस बार इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद करने के बाद हमें आत्मिक बल की खपत से उबरने के लिए 1 महीने से अधिक समय तक सोते रहने की आवश्यकता होगी। लॉन्ग हाओचेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने इसके बारे में पूछना चाहा, अन्य 3 संत रक्षक किसी प्रकार की विशेष भाषा में बोलने लगे। उनके आंदोलन अत्यधिक संगठित थे। जैसे ही उन्होंने 9वें संत रक्षक को घेरना शुरू किया, उनके शरीर जोर जोर से कांपने लगे। फिर उनकी आंखों में आत्मिक अग्नि तीव्रता से स्पंदित होने लगी। एक झटके के साथ लॉन्ग हाओचेन ने देखा कि उसकी आंखों से मलाईदार सफेद रंग निकल रहा है और 9वें सेंट गार्ड के शरीर में स्थानांतरित हो रहा है। 3 सेंट गार्ड की आभा खतरनाक गति से कमजोर हो गई, लेकिन इसके विपरीत 9वें सेंट गार्ड का शरीर एक राक्षसी गति से बढ़ गया। 7वें चरण से 8वें चरण तक बिना रुके शिखर को तोड़ने में लगभग 1 पल लगा। ये है। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद लॉन्ग हाओचेन को एहसास हुआ कि 3 महान संत गार्ड अपनी आत्मा शक्ति को 9वें सेंट गार्ड में स्थानांतरित कर रहे थे, और वह कोई साधारण आत्मबल नहीं, बल्कि उसकी सटीक जड़ का आत्मबल था। नहीं तो वे इस हद तक कमजोर क्यों होते? प्रकाश की स्विशे लाल चमक ने मेलोडी ऑफ लाइट की ओर लौटने का बीड़ा उठाया। वह 12वां पवित्र रक्षक था। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत अपने अस्तित्व को खो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कहा था, वह गहरी नींद में चला गया। 11वां पवित्र रक्षक 12वें से थोड़ा ही अधिक समय तक चला, और उसके बाद 10वां आया। संपूर्ण स्थानांतरण में केवल 10 सेकंड लगे और इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे ही 3 महान संत गार्ड गायब हो गए, लॉन्ग हाओचेन की निगाहें उस आश्चर्य पर पड़ी कि 9वें सेंट गार्ड में आकाश को विभाजित करने में सक्षम परिवर्तन आया था। उसका शरीर उसी आकार का था, लेकिन उसकी आंखों में स्पंदित नारंगी आत्मा की अग्नि ने फीकी सुनहरी चमक ले ली थी। इस बीच दूधिया सफेद हड्डियां एक धधकती हुई चमक पाने लगी थी। लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाने के तुरंत बाद उसका शरीर ऊपर की ओर तैरने लगा और उसके बगल में पर्वत शिखर की दिशा की ओर मुंह करने लगा। पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने लॉन्ग हाओचेन से पहले केवल एक संदेश छोड़ा कि यह इन राक्षसों के विरुद्ध होगा और उन्हें इन 2 पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को कवर करने से रोकेगा। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि 9वां सेंट गार्ड क्या योजना बना रहा था। लॉन्ग हाओचेन को इस सेंट गार्ड की वफादारी पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा 9वें सेंट गार्ड की अन्य 3 सेंट गार्डों की आत्मा शक्ति का समर्थन प्राप्त करने की कार्रवाई संभवतः एक सामान्य तकनीक नहीं हो सकती है। प्रकाश की एक चमक में लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग को अपने पास बुलाया। इस बीच आसमान से गिरती चट्टानें खत्म हो गईं और सिमाजियान के साथ साथ वांग युवान पहले ही पीछे हट गए। खतरे के गायब होने की बैठक के बाद इस राक्षस सेना को आगे बढ़ना जारी रखना तय था। उनके लिए ये टेम्पल अलायंस द्वारा पकड़े जाने से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि वे पहले से ही प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला में इतने गहरे थे, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकते थे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार भले ही ये अभिजात वर्ग अपने हमले से एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास को आश्चर्यचकित नहीं कर सके, गठबंधन निश्चित रूप से उनकी प्रगति को आसानी से रोकने में सक्षम नहीं होगा। यही कारण था कि लॉन्ग हाओचेन उनमें देरी करना चाहता था, और इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। इन राक्षसों को लगा कि वे खतरे में हैं। केवल इस तरह से वह उन्हें रक्षात्मक संरचना में मजबूर करने में सक्षम होगा। येटिंग के साथ कुछ सरल शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद लॉन्ग हाओचेन एक झटके में गायब हो गए। वे येटिंग के पीछे दिखाई दिए। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखकर अपनी अत्यंत शुद्ध प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में उड़ेल दी। ये ब्राइट वर्ल्ड था, एक ऐसा कौशल जिसका उपयोग न केवल येटिंग बल्कि लॉन्ग हाओचेन भी कर सकते थे। लॉन्ग हाओचेन एक शूरवीर था, जादूगर नहीं, और हालांकि वह हल्के जादू का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन इसका अधिकांश भाग समर्थन उन्मुख था। भले ही इसका उपयोग युद्ध में किया जा सकता है, ये केवल खुद को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया जादू होगा, और ये लंबी दूरी के हमले नहीं हो सकते। अन्यथा क्या शूरवीर हर युग में शक्तिशाली नहीं होते? लेकिन येटिंग वैसी नहीं थी।
एक हल की परी होने के नाते वह पूरी तरह से एक हल की जादूगरनी थी। प्रकाश के प्रति उनकी आत्मीयता मानव जादूगरों से भी अधिक थी और इल्यूसरी पैराडाइज से बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति को अवशोषित करने के साथ साथ लॉन्ग हाओचेन के होली स्पिरिट स्टोव के साथ उसके सम्मिलन से येटिंग पहले से ही एक उन्नत परी के स्तर के करीब विकसित हो चुका था। लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक गुहाओं में रहने के कारण लॉन्ग हाओचेन की खेती के साथ साथ उसकी ताकत भी बढ़ती रही और उसे लॉन्ग हाओचेन की साधना गति का आधा कारण भी कहा जा सकता है। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन की मदद से येटिंग 7वें साधना चरण तक पहुंचे, प्रकाश सार को संघनित करने की उनकी क्षमता बिल्कुल नए स्तर पर चली गई। धीरे धीरे अपनी लाठी बढ़ाकर उसने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। उसके मुंह से लापरवाह और सुकून भरे संगीत की तरह गूंजते मंत्र निकल रहे थे। लॉन्ग हाओचेन और येटिंग की आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की तीव्रता तेजी से बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें भी अधिक चमकीली हो गईं, उसकी पीठ पर चारों पंख फैल गए। फिलहाल उसे अब छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके और येटिंग के आध्यात्मिक पंख थोड़े फड़फड़ाए और इस अवस्था में उनकी प्रकाश सार अवशोषण गति एक विशाल स्तर तक पहुंच गई। अतुलनीय मात्रा में तीव्र प्रकाश सार का एकत्रीकरण राक्षसों का ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सकता था। लगभग तुरंत ही स्वर्ग में दूतों और दूतों को वहां चल रही गतिविधि का पता चल गया। दूतों ने चेतावनी में तीखी फुसफुसाहट छोड़ी और तुरंत 8वें कदम वाले फील्ड कमांडर के नेतृत्व में 20 ग्रेट फील्ड्स का एक समूह उनकी दिशा में उड़ता हुआ आया। अपने कमांडर के रूप में 8वें चरण के फील्ड कमांडर के साथ 5वें चरण के ग्रेट फील्ड्स का समूह डेसोलेट विस्लिंग कैबिन में सामना किए गए लॉन्ग हाओचेन के समूह से कमजोर नहीं था और इसके अलावा उनके पास सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह थी। दुश्मन की हरकतों को लॉन्ग हाओचेन ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शत्रु से बेखबर रहते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा येटिंग के शरीर में डाल दी। अब उसे इस जादू को पूरा करने में येटिंग का समर्थन करने के लिए सब कुछ करना था। वर्तमान येटिंग एक अथाह गड्ढे की तरह अलौकिक लग रही थी और यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन को भी पूरी तरह से पता नहीं था कि उसकी परिभाषा का जादू किस लिए था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह एक जादू था जिसका इस्तेमाल येटिंग ने पहले कभी नहीं किया था, जबकि उसकी शक्ति के स्तर से पहले ये जानने का कोई उपाय नहीं था कि क्या और येटिंग इसे पूरा करेगी। लेकिन उनके जैसे संत रक्षकों के प्रति उनका विश्वास पूर्ण था। लॉन्ग हाओचेन का स्थान सॉललेस आर्मी से 2000 मीटर से अधिक दूर था। हालांकि यह बहुत नजदीकी दूरी नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग फील्ड्स को इसे तय करने में ज्यादा समय नहीं लगा और इसके अलावा सोललेस अकेले नहीं थे जो उड़कर आ रहे थे। लॉन्ग हाओचेन पर लगाम लगाने के लिए एक दानव दूत ने उनका पीछा किया। आखिरकार लॉन्ग हाओचेन जमीनी स्तर पर था। वांग युवान और सिमा जियान के विपरीत, जो पहाड़ की चोटी पर आसानी से भाग निकले थे और उन्हें केवल अपने आध्यात्मिक पंखों से शक्ति उधार लेते हुए अपने रास्ते में चट्टानों को छेदना पड़ा, जिससे उनका पीछा करना बहुत मुश्किल हो गया। राक्षस दूतों की गति भी सीमित थी। जाहिर तौर पर दुश्मन पहले ही काफी करीब आ चुका था। लॉन्ग हाओचेन ने टेम्पलर नाइट के गुणों के साथ साथ एक डेमन हंट स्क्वाड कैप्टन के शांत स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस सटीक क्षण में लॉन्ग हाओचेन की इंद्रियों में प्रत्येक राक्षस का स्थान बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यहां तक कि जिस रास्ते पर वे हमला करने के लिए तैयार थे वह भी उसे बहुत स्पष्ट लग रहा था। जैसे ही उसने ग्लो बॉडी की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथ उठाए, उससे एक घनी नारंगी चमक निकली जिसने लगभग तुरंत ही येटिंग और उसे अपने दायरे में ले लिया। वह गार्जियन नाइट्स शील्ड वॉल की शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता थी। समान कौशल होने के बावजूद इस बार की रक्षा उस समय की तरह नहीं थी जब लॉन्ग हाओचेन ने पहली बार मेलांचोली दलदलों में इसका इस्तेमाल किया था। जिस समय वे वहां थे उसे पूरी टीम की रक्षा करनी थी, लेकिन अब उसे केवल येटिंग और स्वयं की रक्षा करनी थी। ऐसा लग रहा था कि नारंगी ढाल केवल दो तरफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक विशाल शंख की तरह जो उन दोनों की रक्षा कर रही है। इसके केंद्र से एक नारंगी चमक निकल रही थी और अगर कोई दूर से देखता तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि वर्तमान सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल ऐसा महसूस होता है मानो एक नारंगी रंग भीतर समा गया हो। पहला हमला सोललेस से नहीं बल्कि दानव दूत के बलगम से हुआ था। बड़े पैमाने पर हरे बलगम की तेज दुर्गंध लेकर इसने तुरंत 1000 मीटर की दूरी तय कर ली। अध्याय 457 अचानक हमला भाग 2। लेकिन दुर्भाग्य से दानव मैसेंजर कौशल को गलत लक्ष्य मिल गया था। यदि लॉन्ग हाओचेन अपने पिछले गौरवशाली सेंट शील्ड का उपयोग कर रहे होते तो उनकी शक्तिशाली क्षमता तुरंत कमजोरी दिखाती। लेकिन सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड का अस्तित्व किस प्रकार का था
यहाँ तक कि 9वें चरण के पावरहाउस को भी उसकी रक्षा में सेंध लगाने में कठिनाई होगी। और वास्तव में भगवान के चुने हुए और एक नाइट टेम्पलर के रूप में लॉन्ग हाओचेन की सबसे शक्तिशाली क्षमताएं आक्रमण के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए थी। हरा म्यूकोसा उतर गया, तुरंत ढाल की नर्म अस्वीकृति को पूरा कर रहा था। इसके पतलेपन के बावजूद लॉन्ग हाओचेन और येटिंग के आसपास का 10 मीटर का क्षेत्र कुछ बलगम से ढका नहीं था, जो सभी शील्ड वॉल द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन ने बैटल रॉयल में सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड को सामने लाया था और निस्संदेह परिणाम शीर्ष पायदान के थे। ठीक इसी समय 8वें चरण के सोल्लेस कमांडर के नेतृत्व में सोल्लेस टीम भी आ पहुंची। पवित्रता ऑरेटिंग के शरीर से निकले प्रकाश सार के बल ने उपस्थित सभी राक्षसों को स्तब्ध कर दिया या बल्कि भय पैदा कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस समग्र संचय ने भयानक उतार चढ़ाव पैदा किया जो किसी भी क्षण भड़क सकता था, जिससे कम से कम थोड़ी सी बुद्धि वाले सभी राक्षसों को अपने खतरे का एहसास हो गया। इस कारण से 8वें चरण का सोललेस कमांडर भेजा गया। आखिरकार 9वें चरण पर आत्मा राजा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने नहीं जाएगा। सोललेस कमांडर ने अपने भाइयों से पहले परीक्षण हमला नहीं करवाया। उनकी धारणा सबसे महान थी, उनकी तात्कालिकता की भावना बहुत महान थी। उसके हाथ में गहरे लाल रंग की भारी तलवार ने एक बड़ा वक्र बनाया, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ढाल की दीवार की ओर इशारा करता था। टकराना। उस स्थान पर गहरे लाल रंग की चमक बहने के साथ भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के 100 वर्ग मीटर की सारी वनस्पति नष्ट हो गई, जबकि भयानक अंधेरे की तात्विक ऊर्जा ऐसी थी कि उन महान राक्षसों ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सोललेस कमांडर के हमले घातक नहीं थे। शील्ड वॉल के अंदर लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से सोने से ढका हुआ था और इसके बजाय येटिंग द्वारा जारी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक सुगंधित हो गई। ये वास्तव में प्रतिशोध की प्रतिभा थी, जिसके बाद दैवीय बाधा आई। दैवीय बाधा के साथ शील्ड वॉल के संयोजन ने एक गार्जियन नाइट के लिए अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए सबसे व्यापक रक्षा का गठन किया। इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन एपिक इक्विपमेंट सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड का उपयोग कर रहा था। लॉन्ग हाओचेन पहले से ही साधना के 7वें चरण पर था, लेकिन जब आमने सामने लड़ रहा था तो उसके पास 8वें चरण के पावरहाउस का सामना करने की ताकत थी। मूल रूप से अहबाव के साथ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वह इतनी नुकसानदेह थी कि उनकी खेती वास्तव में बहुत हीन थी, इसलिए उन्हें इतना नुकसान हुआ। जिस क्षण सोललेस कमांडर का हमला ढाल से टकराया, लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उसकी लड़ने की ताकत सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड द्वारा बढ़ गई थी। एक एकल आक्रमण बिंदु मूल रूप से संपूर्ण ढाल पर फैला हुआ था। ढाल की उछाल 16 बार दोहराई जाती रही। प्रत्येक झटके के साथ आक्रमण शक्ति का व्यापक फैलाव हुआ। इस प्रकार अंततः लॉन्ग हाओचेन के हाथ तक पहुंचने वाला कंपन नगण्य था। दूसरे शब्दों में, भले ही लॉन्ग हाओचेन ने दैवीय बाधा का उपयोग नहीं किया होता, केवल शील्ड वॉल सोललेस कमांडर के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त होती, जिसकी लॉन्ग हाओचेन ने उम्मीद भी नहीं की थी। बेशक ऐसा नहीं था कि सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड का इस्तेमाल कोई भी विरोधी हमलों का मुकाबला करने के लिए कर सकता था। क्या ये प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देना नहीं होगा? सबसे पहले सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा इतिहास में केवल 3 बार प्रकट हुआ था। उसकी स्वीकृति प्राप्त करना केवल प्रकाश गुण से चुने गए देवता द्वारा ही किया जा सकता था। दूसरा, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के लिए एक निश्चित शक्ति भी आवश्यक थी जो उसकी स्वीकृति प्राप्त कर सके। लॉन्ग हाओचेन 7वें साधना चरण पर था, जो योग्य होने के लिए पर्याप्त था, और फिर भी उसे अभी भी अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने के लिए ताकत के स्तर तक पहुंचना था। दूसरे शब्दों में, बल का 7वां चरण की रेखा थितल महाकाव्य स्तर पर ढाल के साथ एक और 7वें चरण के पावरहाउस के लिए 8वें चरण के पावरहाउस के हमले को रोकना आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ढाल और लॉन्ग हाओचेन की विशेषताएं मेल खाती थीं, जिससे उनके हमले का विरोध करने की संभावना और भी अधिक हो गई। जब से उसने ढाल हासिल की, दिन के कुछ निश्चित समय में बेकार होने के अलावा लॉन्ग हाओचेन को ढाल के संबंध में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसके विपरीत उसे वह और भी अधिक दुर्जय लगता रहा। इसका आकार लचीला था, हथेली के आकार से लेकर लगभग 100 मीटर तक लंबा। हालांकि सबसे उल्लेखनीय पहलू ये था कि जब इसकी सीमा तक बढ़ाया गया था, तब भी रक्षा में कमी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जब न्यूनतम आकार में अनुबंधित किया गया था, तो इसकी रक्षा एक दिव्य उपकरण के बराबर थी। सोललेस कमांडर के हमले को विफल कर दिया गया, उसका शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही पीछे हट गया। ढाल की प्रतिकारक शक्ति उतनी महान नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उसे वस्तु की महान रक्षात्मक शक्ति का एहसास हुआ।
इस समय महान राक्षस पहले से ही उसे घेर रहे थे और बिना किसी आदेश की आवश्यकता के उन्होंने सभी दिशाओं से एक साथ उस पर हमला कर दिया। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड एक विशाल पर्वत के समान दिखने लगी, चाहे कोई भी हमला हो वह अडिग थी। निस्संदेह हमलों की ऐसी श्रृंखला के विरुद्ध लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी कुछ हद तक खत्म हो गई थी, लेकिन महाकाव्य उपकरण फिर भी अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड में केवल एक ही क्षमता थी और वह थी रक्षा। लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा का उनका उपभोग विशेष रूप से बहुत कम था। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो कई घंटों तक इन महान राक्षसों के हमलों का विरोध करना कोई समस्या नहीं थी। सोललेस कमांडर ने अपनी भारी तलवार को आकाश की दिशा में निर्देशित करते हुए आकाश की ओर गुर्राया। लाल बत्ती की चमक छोड़ना, तेज आवाज के साथ गूंजना। लाल बत्ती उठी और इस प्रक्रिया में तेजी से विपरीत दिशा में चिल्लाने लगी। यह बाकी सेना के लिए एक संकेत था कि जिस दुश्मन से उनका सामना हुआ उसे संभालना मुश्किल था। तुरंत सोललेस कमांडर ने अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों से घुमाना शुरू कर दिया, जिससे अंधेरे की एक मजबूत विशेषता उसमें से फैल गई। तब उनके महान आत्मा अधीनस्थ एक के बाद एक पंक्ति बनाते हुए उनके पीछे एकत्र हुए। ऐसा लग रहा था संयुक्त आत्मा एकत्रित करने का कौशल जिस पर सोललेस कबीले को गर्व है। वास्तव में मूल रूप से सोललेस कबीले के क्रिस्टल पर शोध करके लिन शिन ने स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स का निर्माण किया था। तुरंत सोललेस कमांडर की ताकत कई गुना बढ़ने लगी। अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फूटने लगीं और उसके हाथों में अंधेरे की तलवार बढ़ती हुई तीव्र रोशनी के साथ चमकने लगी, जो धीरे धीरे 30 मीटर से अधिक दायरे में फैली हुई अंधेरी लपटों में घिर गई। सचमुच भयानक दृश्य। लॉन्ग हाओचेन बेहद शांत थे। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि भले ही इस सौम्य कमांडर के पास उसके अधीनस्थों की संयुक्त गति हो, लेकिन उसकी पूरी खेती संभवतः उसे इसके 9वें चरण तक पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। 9वां चरण आखिरकार एक बहुत बड़ी अड़चन है, जिसे एंड्रोमेलियस भी दानव देव स्तंभ जैसी भव्य चीज के माध्यम से भी पार नहीं कर सका। इसलिए उसका अगला हमला 7 में होगा। 8वें चरण के अंत तक पहुंचना बेहतर है। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने शील्ड वॉल और डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन के साथ मिलकर लॉन्ग हाओचेन को अगले झटके को रोकने में सक्षम होने का विश्वास दिलाया। इस उलझाव के दौरान लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि येटिंग का जादू पूरा होने वाला है। एक गहरे लाल रंग की आग अचानक भड़क उठी, जिसने एक विशाल तलवार की धार का आकार ले लिया और विस्फोट की आवाजें निकालते हुए बाहर निकल गई। हवा के एक बड़े क्षेत्र को विभाजित करते हुए उसके भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण लॉन्ग हाओचेन और येटिंग के नीचे की जमीन खिसक गई। कंपन। एक विशाल गहरे लाल रंग की रोशनी ने नारंगी ढाल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक आश्चर्यजनक दृश्य उत्पन्न हो गया। एक गहरे लाल और नारंगी रंग का छल्ला फैला हुआ था और आकाश से एक सुस्त ड्रैगन रोना सुना जा सकता था। सोललेस कमांडर के पीछे के सभी सोललेस उसके हमले से फैले भारी प्रहार से तुरंत जमीन पर गिर पड़े। सोललेस कमांडर को भी 7 कदम पीछे धकेल दिया गया। तलवार थामे उसके दोनों हाथ भी सुन्न हो गए थे। चाहे कुछ भी हो, वह ये कल्पना करने में असमर्थ था कि 8वें चरण के चरम पर पहुंचने वाला उसका आक्रमण अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को भेदने में कैसे असमर्थ हो सकता है। और अगले ही पल पता चला कि वो शानदार आतिशबाजियां आसमान छूने लगी थीं। सुनहरी रोशनी की लड़ियां हवा में प्रकाश का एक अतुलनीय गाढ़ा तत्व ला रही थीं। ऊपर चढ़ने वाली सुनहरी रोशनी की प्रत्येक चमक एक भयानक गति से विस्तारित हुई, इस हद तक कि बहुत तेजी से ऊंचाई हासिल करने के बाद भी ये कुछ भी छोटा नहीं लग रहा था। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ येटिंग लॉन्ग हाओचेन की छाती में गायब हो गया। उसका जादू समाप्त हो गया। उसके पास अपने जादू के परिणाम को देखने के लिए शेष ऊर्जा भी नहीं थी। नारंगी रंग की रोशनी फीकी पड़ गई जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने उस सौम्य कमांडर पर ठंडी नजर डाली। अपनी पीठ पर अपने चारों पंख फड़फड़ाते हुए उसकी आकृति चमक उठी और तुरंत उड़ गई। सोललेस कमांडर स्पष्ट रूप से उसे इस तरह जाने देने के लिए तैयार नहीं था। एक फुफकार के साथ उसने तुरंत अपने विशाल शैतानी पंखों का उपयोग करके उसका पीछा किया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने अपने पिछले हमले से प्रतिद्वंद्वी को खदेड़ दिया था, लेकिन यह भी कुछ बेहतर नहीं था। आखिरकार वह मुक्का 8वें चरण के चरम पर था, लेकिन फिर भी सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के प्रतिरोध और दैवीय बाधा के साथ इसके उपयोग के कारण लॉन्ग हाओचेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छी मात्रा में खर्च हो गई। पिछले हमले के कारण लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा की शेष मात्रा अचानक कम हो गई थी। जैसे जैसे उसका उपयोग करने में समय बढ़ता गया, लॉन्ग हाओचेन की ढाल के बारे में समझ भी बढ़ती गई। उसे इस ढाल की क्षमता भी हासिल करने को मिली।
भले ही इस बिंदु पर आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने के करीब थी, दुश्मन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि वर्तमान स्थिति का मतलब था कि वह स्पष्ट रूप से उस सोललेस कमांडर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसे अभी भी नौवें पवित्र रक्षक के लिए सहायता प्रदान करनी थी, और यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही येटिंग के जादू से भस्म हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में दुश्मन को उलझाने का चुनाव करना, जब यह माना जाता है कि उनके अतिरिक्त सैनिक पास में मौजूद नहीं थे, बस बेवकूफी होगी। अध्याय 458 आश्चर्यजनक हमला। भाग 3। कुल 4 पंख होने से ये तेज हो गया। हालांकि उसकी खेती दुश्मन की खेती से मेल नहीं खाती थी, लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यजनक रूप से 8वें चरण के सोललेस कमांडर के लिए आसान शिकार नहीं था। उड़ान के मैदान पर लॉन्ग हाओचेन 10वें सेंट गार्ड का एक गौरवान्वित शिष्य था। विशेष युद्धाभ्यास का उपयोग कुछ कठिन आंदोलनों का उपयोग करते हुए अचानक त्वरण द्वारा अनुमति दी गई दूसरे पक्ष पर काबू पाने के लिए पर्याप्त प्रभावी थी। दूसरी ओर उसके 4 पंखों और उसकी सांस के उपयोग ने उसे हवा में बिखरे हुए कुछ प्रकाश सार को अवशोषित करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति दी। उस समय के दौरान जब सोललेस कमांडर लॉन्ग हाओचेन के पीछे गया, येटिंग के जादू ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। प्रकाश की विशाल गेंदें आकाश से एक के बाद एक प्रकट हुईं, जो सीधे राक्षसों के केंद्र की ओर जा रही थीं। उनका लक्ष्य इन्फिनो दानवों का समूह था। जादू की अचानकता, साथ ही इसकी शक्ति 8वें चरण के चरम पर पहुंचने से दोनों ने अपनी उपयोगिता साबित की। जिस क्षण वे नीचे उतरने लगे, समूह की कमान संभालने वाला सौम्य राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। जादू अन्य युद्ध विधियों के समान नहीं था। इसे गाने की आवश्यकता थी, चाहे यह मनुष्यों के लिए हो या राक्षसों के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अचानक किसी जादू का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि 8वें चरण के सोललेस कमांडर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, न ही वह इतने शक्तिशाली जादू का निशाना बनेगा। इस बार 9वें चरण के बिजलीघर की ताकत का पूरा प्रदर्शन हुआ। हालांकि सोललेस किंग इस तथ्य से अवगत था कि यदि इन्फिनो दानव एक साथ काम करते हैं तो इस जादू का विरोध करना कोई समस्या नहीं होगी। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। क्या ये हल्के उल्कापिंड अपने स्तर तक पहुंच गए, क्षति विनाशकारी होगी। इसलिए वह तुरंत आगे आया और उस शक्तिशाली मंत्र को खुद ही रोकने की योजना बना रहा था। हालांकि प्रकाश उल्काओं की एक सीमित सीमा थी, ये दिशा द्वारा सीमित नहीं थी। ये येटिंग द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए लाइट मेटियोर मंत्र का एक मजबूत संस्करण था, या बल्कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र संस्करण था। सभी 9 उल्काएं मूल प्रकाश उल्कापिंड की तुलना में बिल्कुल छोटे थे, लेकिन एक साथ जुड़ने पर उनकी विस्फोटक शक्ति बहुत अधिक थी और उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन से येटिंग ने इस आक्रामक प्रकाश मंत्र का उपयोग अपनी सीमा से अधिक प्रभाव वाले बड़े क्षेत्र के साथ किया। निष्प्राण राजा उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही उसके शरीर ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया, वह गहरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उसकी पीठ पर लगे विशाल पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए फैल गए। तुरंत उसके हाथों में एक गहरी सुनहरी तलवार दिखाई दी। यह महान तलवार नारंगी चमक के साथ चमक रही थी, अप्रत्याशित रूप से अपनी महाकाव्य स्तर के अंधेरे मौलिक उपकरण पहचान दिखा रही थी। राक्षसों के बीच राक्षस देवताओं के लिए भी इस प्रकार के उपकरण की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। इससे इस निष्प्राण राजा की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। गहरी सुनहरी चमक प्रकाश की एक लकीर की तरह हवा में चमक रही थी। सोललेस किंग के विशाल निर्माण के बावजूद उसकी गति तात्कालिक थी, उसके भारीपन से प्रतिबंधित नहीं थी। तुरंत पहला गिरता हुआ उल्का रुक गया, अचानक उससे टकराया, प्रकाश की बौछार की तरह हर दिशा में टकराया। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। उसके पीछे राक्षसों ने केवल भय से भरी एक आकृति देखी, हवा में अचानक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना, पूरी तरह से बिना किसी बाधा के। उसकी हर हरकत से प्रकाश की चमक पैदा हुई, जिससे एक सुनहरा उल्का रुक गया और विस्फोट हो गया। हालांकि हवा अभी भी प्रकाश की तीव्र सांस से भरी हुई थी, प्रकाश का सार नीचे के किसी भी राक्षस के संपर्क में नहीं आया। जिस समय सौम्य राजा ने आखिरी सुनहरे उल्का को कुचल दिया, पूरा आकाश सुनहरे रंग से चमक रहा था। गोल्डन मेटियोर फॉर्मेशन एक वास्तविक महान जादू था, जो एक बड़े क्षेत्र को लक्षित करता था। भले ही सोललेस किंग 9वें चरण के पावरहाउस के रूप में उसे पूरी तरह से रोकने में कामयाब रहा, लेकिन झड़प के बाद उसे दर्द से हौंफना पड़ा। और उसके चेहरे पर इस जादू को नष्ट करने से जो खुशी उसे होनी चाहिए थी, वह दिखाई नहीं दे रही थी। इसके विपरीत इस सौम्य राजा को एहसास हुआ कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया है। सचमुच स्वर्ण उल्का संरचना टूट गई थी, कोई भी उल्का अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था।
लेकिन उल्काओं के लगातार विस्फोटों से उनमें से प्रत्येक में बड़ी मात्रा में प्रकाश सार होता है। बिखरे हुए उतार चढ़ाव अत्यधिक तीव्र कैसे नहीं हो सकते हैं। लाइट मेटियोरेटिंग की शक्ति वाले जादू जितना सरल नहीं था। एक अत्याचारी हमले के रूप में विस्फोट करने से पहले इसने क्षेत्र से बड़ी मात्रा में प्रकाश सार को सोख लिया। वह स्वर्ग की शक्ति से शक्ति उधार ले रहा था। इस स्तर का एक जादू आमतौर पर प्रकाश ऊर्जा के उन्मादी संचय से गिरता है। ऐसी स्थिति की तो बात ही छोड़ दे जहां इसे इतने कम समय में निकाल दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, भले ही सौम्य राजा ने उल्काओं को विस्फोटित किया, फिर भी वे निष्प्रभावी नहीं हुए। प्रकाश का एक मजबूत सार आकाश में चमकता हुआ प्रकाश के सूक्ष्म छींटों के शानदार रूपों में उतरता हुआ आया। ये प्रकाश कणों का विनाशकारी महासागर था। बेशक 9वें चरण सोलकिन को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ कमजोर राक्षसों को खतरा जरूर महसूस हुआ। जिस समय प्रकाश सार तूफान प्रकट हुआ, आकाश में राक्षस कम थे, लेकिन मुख्य रूप से दो समूहों से बने थे, दानवदूत और दानवदूत। शुरुआत में जब लॉन्ग हाओचेन और येटिंग इस मंत्र पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्हें वास्तव में राक्षसों को इतना नुकसान होने की उम्मीद नहीं थी। उनकी मुख्य योजना राक्षसों को पहाड़ पार करने में देरी करना था। 9वें सेंट गार्ड में अपनी समझ और विश्वास के साथ, उनका मानना था कि वह निश्चित रूप से बाद में येटिंग की तुलना में और भी अधिक आश्चर्यजनक और जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से काफी समय तक गतिरोध बना रहेगा। इसलिए उसने येटिंग के जादू को जितना संभव हो सके दानव दूतों और दानव दूतों से बनी अपनी कई सहायक सेनाओं को नष्ट करने के तरीके के रूप में सोचा। ये कैसे पूरा किया जा सकता है? वह स्वर्ण उल्का संरचना की भूमिका थी। यदि लॉन्ग हाओचेन समूह का प्रभारी सॉललेस राजा होता तो वह क्या करता? खुद को उसकी जगह पर रखने के बाद ही उसे यह योजना सूझी। वास्तव में यह सफल साबित हुआ। सोललेस किंग ने वास्तव में प्रकाश के उल्काओं को रोक दिया ताकि नीचे के इन्फिनो राक्षसों को नुकसान उठाने से रोका जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने 2/3 दानव दूतों और दानव दूतों को खो दिया। प्रकाश सार से बनी ऐसी अराजकता में जीवित बचे दानव दूत भी गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसके यह उनमें से सबसे भाग्यशाली लोगों के लिए था जो क्षेत्र की परिधि पर थे। अपनी पीठ पर लगे 4 पंखों से प्रेरित होकर लॉन्ग हाओचेन ने एक मोड़ लिया, अचानक ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपनी पीठ पर सवार सोललेस कमांडर को भेदने से पहले। तुरंत उसका शरीर लगातार 4 बार झिलमिलाया, हर बार हवा में दिशा बदल दी, जिससे सोललेस कमांडर के हमले असफल हो गए। अगले ही पल उसके बाईं ओर के पंख अचानक गायब हो गए और उसके दाहिनी ओर के 2 पंख बड़ी ताकत से फड़फड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो लॉन्ग हाओचेन का शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया हो और हवा में बार बार घूम रहा हो। जैसे ही वह घूमा, प्रकाश की देवी आर्या उसके हाथ में दिखाई दी, जो सॉललेस कमांडर पर वार करने के लिए क्षैतिज रूप से घूम रही थी, दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर को ज्यादा महत्व दिए बिना। दरअसल सोललेस कमांडर के पास लॉन्ग हाओचेन को पकड़ने का कोई साधन नहीं था। उड़ान क्षमता के मामले में वह लॉन्ग हाओचेन की तुलना में 1 मील पीछे था। सीधी उड़ान की गति में लॉन्ग हाओचेन के 4 पंखों ने कुछ भी कमतर नहीं किया। और इसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि लॉन्ग हाओचेन के पास अपनी कई उड़ान तकनीकें थीं। वर्तमान समय में लॉन्ग हाओचेन का पीछा कर रहे सोललेस कमांडर पहले से ही उन 2 पहाड़ों में से एक के किनारे पर थे, जिनसे वे घिरे हुए थे, जिससे राक्षस सेना से उनकी दूरी बढ़ गई थी। बेशक लॉन्ग हाओचेन वहां स्थित सेना में होने वाले बदलावों पर नजर रख रहे थे। यदि राक्षसों ने उसके खिलाफ शक्तिशाली सेना भेजी तो वह तुरंत टॉवर ऑफ इटर्निटी के माध्यम से लौटने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि वे स्पष्ट रूप से पहले के उल्कापात से अधिक चिंतित थे। अच्छी खबर यह थी कि कम से कम एक पल के लिए भी उसके पीछे कोई अतिरिक्त बल नहीं आएगा। जबकि इन महान राक्षसों द्वारा वे अभी तक लॉन्ग हाओचेन और राक्षस कमांडर तक नहीं पहुंच पाए थे। लॉन्ग हाओचेन के अचानक हमले को देखकर, जो इस समय उड़ रहा था, सोललेस कमांडर ने लॉन्ग हाओचेन के क्षैतिज हमले को रोकने के लिए अनजाने में अपने हाथ में भारी तलवार का इस्तेमाल किया। कंपकंपी की आवाज के साथ लॉन्ग हाओचेन ने हवा में एक बार फिर प्रक्षेप पथ बदला। घूमने की अपनी पिछली स्थिति से उसने वास्तव में सोललेस कमांडर के अंतिम प्रहार के लिए बल का आह्वान किया, जिससे उसका शरीर हवा में ही रुक गया। तभी सोने और नीले रंग की एक चमक चमकी, जो ड्रैगन की चीख से गूंज रही थी, जिसका लक्ष्य सीधे सोललेस कमांडर पर था। यह उन अंतिम कौशलों में से एक था जिसमें लॉन्ग हाओचेन सबसे अधिक कुशल था। लाइट और रेन के दोहरे ड्रैगन, एक शक्तिशाली आक्रामक तकनीक जो अपराध और नियंत्रण को एक में जोड़ती है। लॉन्ग हाओचेन का जवाबी हमला बहुत अचानक था, कम से कम इतना तेज कि सोललेस कमांडर को चकमा दे सके।
लेकिन सोललेस कमांडर अभी भी इस उपाधि का हकदार था। प्रकाश की देवी आर्या के खिलाफ पहली झड़प के बाद उसका शरीर रुक गया और उसके हाथ में भारी तलवार ने एक गोलाकार प्रक्षेपवक्र खींच लिया। एक गगनभेदी ध्वनि के साथ आकाश खून की प्यासी रोशनी से जगमगा उठा, जो प्रकाश और वर्षा के दोहरे ड्रैगन से टकरा रही थी। यदि कयर ने अपनी यादें बरकरार रखी होती और वह वर्तमान होती, तो वह निश्चित रूप से पहचान लेती कि यह 8वां कदम सोललेस कमांडर लॉन्ग हाओ चेन था। उसका सामना उससे भी अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने पहले मारा था। इस फील्ड के ब्लड मून की शक्ति बहुत अधिक थी। जैसे ही दोनों तकनीकें टकराईं, प्रकाश और वर्षा के दोहरे ड्रैगन का ड्रैगन रोना गायब हो गया, लेकिन वह खूनी चंद्रमा भी नष्ट हो गया। लॉन्ग हाओ चेन और सोललेस कमांडर दोनों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे दोनों अपनी तकनीकों में आश्वस्त थे। दोनों के बीच अंतर यह था कि लॉन्ग हाओ चेन के पास एक बैकअप योजना थी। प्रकाश और वर्षा के दोहरे ड्रैगन जारी करने के तुरंत बाद लॉन्ग हाओ चेन, जो रुका हुआ था, तलवार के पारदर्शी हृदय के किनारे में प्रवेश कर गया। उनके दाहिने हाथ में प्रकाश की देवी आर्या ने स्क्रॉल किया और आकाश की ओर एक स्लैश का लक्ष्य रखा। चूंकि उन्होंने उड़ान में जो महत्वपूर्ण समय बिताया था, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा वापस आ गया था। विशेष रूप से जब से प्रकाश और वर्षा के दोहरे ड्रैगन का विस्फोट हुआ, हवा में प्रकाश का सार बढ़ गया। यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छा मौका था जिसे लॉन्ग हाओ चेन जाने नहीं देगा। और जादू का वह स्रोत उसकी और येटिंग की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अवशोषण उसके लिए बहुत तेज था, तो उसकी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही आधी हो चुकी थी। ये भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति की निपुणता का प्रदर्शन था। इस तथ्य के साथ कि इसके अतिरिक्त कुछ बड़ी आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोलियां ली गईं, लॉन्ग हाओ चेन ने लड़ने की क्षमता वापस पाली थी। आखिरकार उनकी बहुत सी क्षमताओं के लिए उन्हें खर्च करने के लिए 10,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा मुफ्त में रखने की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 459 निषिद्ध पृथ्वी मंत्र भाग 1। लॉन्ग हाओ चेन की खाली स्ट्राइक सोललेस कमांडर के लिए बेहद सुविधाजनक थी, जो अपने आक्रमण के बीच में था। उसकी तलवार, जो आक्रामक प्रवाह में थी, उसे बीच हवा में ही जबरदस्ती वापस ले लिया गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपना हमला जारी रखा तो लॉन्ग हाओ चेन की दिव्य तलवार निस्संदेह सबसे पहले उसी पर वार करेगी। इसलिए वह केवल अपनी योजनाओं को बदल सकता था। ये तलवार के पारदर्शी हृदय का प्रयोग था। अगले ही पल में लॉन्ग हाओ चेन को प्रकाश की देवी आर्या के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता था, जो तलवार के दृष्टिकोण से दुश्मन का निरीक्षण कर रही थी। उनके आखिरी हमले के इतने आक्रामक होने का कारण यह नहीं था कि उन्होंने दुश्मन की अगली चाल की भविष्यवाणी की थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी तलवार के इरादे को पूरी तरह से पहचान लिया था। ये हमला पंख की तरह हल्का लग रहा था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे प्रतिद्वंद्वी को रोकना ही था, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यह उनके भागने के एकमात्र रास्ते में था। इस तरह उसने एक पल में ही बढ़त हासिल कर ली। उस समय यहां तक कि बाओ, जिसकी ताकत इस सोललेस कमांडर से कहीं बेहतर थी, को लॉन्ग हाओ चेन की एकीकृत तलवार के इरादे के खिलाफ भारी नुकसान उठाना पड़ा। और वह पुराने लॉन्ग हाओ चेन के विरुद्ध था। वर्तमान वाला तलवार के इरादे के संबंध में उसकी समझ में और भी अधिक कुशल है। उसके बाद लॉन्ग हाओ चेन ने अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए 7 तलवार के हमलों की कई श्रृंखलाओं को अंजाम दिया, जिनमें से प्रत्येक में एक ही खाली भावना थी। तलवार के इन 7 प्रहारों ने सोललेस कमांडर को 7 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। जब वह आखिरी हमले से लड़खड़ाया तो उसके मुंह से काले खून का एक कौर निकला, बस ये सोचने के लिए कि 8वें चरण के पावरहाउस के लिए जिसने 7 हमलों का सामना किया था, यदि वह एक पंक्ति में है तो उसके पास अपने आंतरिक भंडार से अपनी शक्ति खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग हाओ चेन ने सोललेस कमांडर को खुद को घायल करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। और इस क्षण में सोललेस कमांडर को अंततः लॉन्ग हाओ चेन की ताकत का एहसास हुआ। यह मानव, जो 7वें साधना चरण में शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति जैसा दिखता था, उसके जीवन के लिए खतरा था। नतीजतन उन्होंने सेवानिवृत्त होने पर भी विचार किया। वह एक उच्च स्तरीय दानव था, ऐसा नहीं जो मौत से नहीं डरता, जैसे कि दोहरी तलवार वाले दानव या निडर दानव। दुर्भाग्य से लॉन्ग हाओ चेन ने उसे जाने नहीं दिया। लगातार 7 तलवारों के वार के बाद उन्होंने न केवल दुश्मन को बिना रुके पीछे हटने के लिए मजबूर किया और इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लिया, बल्कि अपनी खुद की ताकत को भी चरम पर पहुंचा दिया। अब कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लॉन्ग हाओ चेन का पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा था। लॉन्ग हाओ चेन के पवित्र तलवार कौशल का उपयोग मूल रूप से केवल एक हथियार पर किया जा सकता था,
लेकिन इस समय लॉन्ग हाओचेन ने तलवार के इरादे और भगवान के चुने हुए प्रकाश तत्व पर नियंत्रण के प्रति अपनी समझ का उपयोग किया ताकि सब कुछ वापस कर दिया जा सके। पवित्र तलवार राज्य। उसी समय उनका दाहिना हाथ और दाहिना हाथ बिल्कुल चमकदार शरीर से अतुलनीय पारदर्शिता के साथ चमक रहे थे। सरल शब्दों में, पहले के वे 7 घूंसे उसके लिए जोश भरने के लिए बस थोड़ी सी शक्ति थे। इस क्रम के बाद सॉलेस कमांडर को घायल करके फेंक दिया गया। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा रुक गया, अपनी ताकत वापस नहीं पा सका, बल्कि इसके विपरीत उसकी स्थिति अपने चरम के करीब होने के कारण और अब प्रतिद्वंद्वी को रोकने का समय आ गया था। उसके दोनों हाथों ने प्रकाश की देवी आर्या के हैंडल को पकड़ लिया। जिस समय लॉन्ग हाओचेन की दिव्य तलवार एक बार फिर उठी, सॉलेस कमांडर को अचानक ऐसा लगा जैसे सूर्य उसके शरीर से होकर गुजरने वाला है। उस पर तेज तलवार के हमले का इरादा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था, इस हद तक कि उसने किसी और चीज से बचने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। यहां तक कि 8वें चरण के सोललेस कमांडर जैसे मजबूत अस्तित्व को भी इस समय अपना दिमाग कुछ खाली सा महसूस होगा, क्योंकि वह इस स्थिति में क्या करना है या अपनी आंखों के सामने झटके का जवाब कैसे देना है, इस पर विचार करने में असमर्थ है। हालांकि हर जीवित प्राणी की तरह उनमें भी जीवित रहने की प्रवृत्ति थी। जब उन्हें लगा कि दुश्मन के सामने उनका जीवन महत्वहीन है, तो 8वें चरण के पैशाचिक कमांडर ने तुरंत निर्णय लिया। अचानक उसकी जीभ को काटते हुए और उसके ऊपरी आधे हिस्से को जबरदस्ती काटते हुए उसने मुंह में लाल रंग का चमकता हुआ खून उगल दिया। ये राक्षसी पतन तकनीक केवल उच्च श्रेणी के राक्षसों के पास थी, जिसका सामना लॉन्ग हाओचेन ने एक बार शैतान सर्प दानव भगवान एंड्रोमेलियस के खिलाफ किया था। मात्र ये राक्षसी पतन तकनीक शैतान सर्प दानव भगवान एंड्रोमेलियस द्वारा उपयोग किए गए संस्करण से कुछ अलग महसूस हुई। एंड्रोमेलियस ने दानव देवता वर्ग संस्करण का उपयोग किया, जिससे एक बड़ा बढ़ावा मिला, जबकि इसके बाद के प्रभावों को थोड़ा छोटा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सोललेस कमांडर ने राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग किया। भले ही वह इससे नहीं मरा, लेकिन उसकी खेती कम से कम जबरदस्ती नीचे गिर जाएगी। छठा चरण। निस्संदेह मृत्यु की तुलना में खेती के नुकसान की कीमत बहुत अधिक नहीं थी। इस तरफ प्रकाश के उतार चढ़ाव ने राक्षस सेना का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप सौम्य राजा ने अपनी सर्वोत्तम विवेकपूर्ण स्थिति में वहां जाने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके कितने दुश्मन हैं। पिछले 8वें चरण के बड़े पैमाने के जादू को देखने के बाद से उन्हें विश्वास हो गया था कि जो मानव बल उन्हें रोकने के लिए आया था वह काफी मजबूत था। इस विशिष्ट सेना के सेनापति के रूप में वह लापरवाह होने का साहस नहीं करेंगे। इस समय 500 नरक राक्षसों से प्रकाश की गहरी बैंगनी झलकियां दिखाई देती रहीं। वे तीव्र गति से जप कर रहे थे और उनके प्रत्येक हाथ में बैंगनी लाल क्रिस्टल थे, जो उनकी छड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। गहरे बैंगनी रंग की चमक ने एक विशाल अवरोध का रूप ले लिया, जिसने भीतर की पूरी राक्षस सेना को ढक लिया। यह उनका सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक गठन था। 500 इन्फिनो दानव एक साथ रक्षा में काम कर रहे हैं, यहां तक कि 9वें चरण का बिजलीगर भी विशेष रूप से शक्तिशाली हथियार के बिना इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब जब सौम्य राजा को पहाड़ के दूसरी ओर से आने वाले प्रकाश सार के शक्तिशाली उतार चढ़ाव का एहसास हुआ, तो वह पूरी सेना की रक्षा की तुलना में उस तरफ अपने अधीनस्थों के जीवन और मृत्यु के बारे में चिंता नहीं कर सका। उसके सीने पर एक खूनी लाल रोशनी चमकी, इससे पहले कि उसके शरीर से खूनी लाल रंग की धुंध फैल गई, जिसने पूरी सेना को ढक लिया। यह एक तत्व नियंत्रण था जो 9वें चरण के उपयोगकर्ता के डोमेन स्तर के करीब था। पहाड़ के दूसरी ओर से अतुलनीय रूप से तेज तलवार के इरादे को पहले से ही महसूस किया जा सकता था, जिससे सौम्य राजा को ठंडक महसूस हो रही थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनका अनुमान इतना अधिक था, क्योंकि तलवार के इरादे का ग्रेड में सीधा रूपांतरण नहीं था। हालांकि तलवार का इरादा प्रकाश की देवी आर्या से फैला हुआ था, लॉन्ग हाओचेन अतीत के दिव्य तलवार चलाने वाले ये वुशांग के बेहद करीब समझ के स्तर पर पहुंच गया। ये स्तर सौम्य राजा के लिए खतरा कैसे नहीं हो सकता। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस टीम को वह पहाड़ी दर्रे पर लाया है वह इतनी जल्दी मुसीबत में पड़ जाएगी। अभी यहां तक कि इन मानव शक्तियों द्वारा उन्हें रोके बिना दानव दूतों के नुकसान के कारण वे बहुत जल्दी उजागर हो जाएंगे। इस बिंदु पर सौम्य राजा ने पहले से ही पीछे हटने पर विचार करना शुरू कर दिया था। ये साहस की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि राक्षस अपने इतने सारे कुलीनों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इस राक्षसी सेना के बीच 8वें चरण की शक्तियों की संख्या कम से कम 300 थी। वास्तव में शीर्ष 5 कुलों के अलावा राक्षसों के बीच कोई भी ताकत संभवतः ऐसी सेना नहीं जुटा सकती थी।
यदि घाटा बढ़ता रहा तो मृत्यु के देवता सेमिनागा का क्रोध निश्चित रूप से उसका इंतजार करेगा। शायद उसे दानव देवता सम्राट द्वारा सीधे दंडित किया जाएगा। एक चमचमाती पारभासी सफेद रोशनी ने हवा में प्रकाश की तलवार बना दी, जिससे हवा में आग की लपटें निकल गईं। ये प्रकाश पूरी तरह से गायब होने से पहले एक झटके में प्रकट हुआ। मध्य हवा में प्रकाश के देवता आर्या के शरीर में लौटने से पहले लॉन्ग हाओचेन की आकृति चमक उठी। उनका वर्तमान चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, जो स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत का परिणाम था। और सच, हाँ, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ही उन्हें बचाए रखने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी की स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत खराब थी। हालांकि सोललेस कमांडर खुद को बचाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके चेहरे पर एक मृत व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी। उसके सिर से लेकर पैरों तक खून की धार बह रही थी। लॉन्ग हाओचेन के पहले हमले से उसका शरीर पूरी तरह से कट गया था। ये ताकत थी, पूर्ण ताकत। उनकी तलवार के इरादे ने प्रकाश की देवी आर्या के साथ मिलकर लॉन्ग हाओचेन की प्रभावशाली शैली को उसके चरम तक पहुंचा दिया। पर्याप्त अच्छे उपकरणों के बिना 8वें चरण का बिजलीगर भी शायद ही उसका विरोध कर पाएगा। और सबसे भयानक बात लॉन्ग हाओचेन का युद्ध अनुभव था। इससे पहले वह खुद को कमजोर दिखाता था और पीछा करने वाले दुश्मन को लुभाने के लिए इतनी बेतहाशा भागता था, और उसने सोललेस कमांडर को अपनी असली ताकत दिखाने का जरा भी मौका नहीं दिया। लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से बहुत छोटा था, लेकिन उसका अनुभव उसकी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में बहुत समृद्ध था। युद्ध में उसने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली। आपने अब तक कितने विकट संकटों से पार पाया है। इनमें से प्रत्येक अनुभव उसकी ताकत का हिस्सा बन गया, उसे बदल दिया। केवल कुछ ही वर्षों में वह पहले से ही अपने दृष्टिकोण और युद्ध के अनुभव के मामले में अपने कई पूर्ववर्तियों से तुलना कर सकता था, और यह उन सभी शक्तिशाली कौशलों का उल्लेख नहीं था जो उसने टॉवर ऑफ इटर्निटी में सेंट गार्ड से हासिल किए थे। कठिनाई से अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसने सोललेस कमांडर की मृत्यु से पहले के क्षण का लाभ उठाते हुए उसे शाश्वत मेलोडी में समाहित कर लिया। फिर लॉन्ग हाओचेन ने अपना रुख बदला और पहाड़ की चोटियों के सामने खड़ा हो गया। जहां तक उसे याद है, 9वें पवित्र रक्षक ने कुछ देर पहले ही वहां से उड़ान भरी थी। लेकिन ऐसा क्यों था कि अब तक वहां से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सका? अन्य 3 सेंट गार्ड की आत्माओं की शक्ति उधार लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि 9वें सेंट गार्ड का जादू पहले ही 8वें चरण के चरम पर पहुंच गया था। अपनी आंखों के सामने पहाड़ को ध्यान से देखते हुए लॉन्ग हाओचेन जल्दी से जमीन पर लौट आया, एक नया ग्रेट रिकवरी पैलेट लेकर जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया। इस बीच रात का फायदा उठाते हुए उसने अपना फिगर छिपाने के लिए काले कपड़े पहन लिए। कम से कम अब तक योजना सुचारू रूप से चल रही थी। अब ये सब इस पर निर्भर था कि 9वां सेंट गार्ड इसे कैसे करेगा। 9वां, तुम्हें तेज होना होगा, नहीं तो हम इन राक्षसों को डरा नहीं पाएंगे। यही एकमात्र तरीका है। राक्षस भी मूर्ख नहीं है, और सावधानी के इस संक्षिप्त क्षण के बाद उन्हें जल्द ही दूसरी ओर से कोई हलचल नहीं दिखाई देगी और साथ ही मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव गायब हो जाएगा। ये वैसा ही होगा जैसे कि वे मूल स्थिति में वापस आ गए हों। अध्याय 460 निषिद्ध पृथ्वी मंत्र भाग 2। हालांकि इस घातक शांति ने राक्षसों में आतंक की भावना को बढ़ा दिया। आखिरकार पहाड़ी दर्रे को पार करने के बाद वे मानव क्षेत्र में होंगे, जहां उनके पास यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि उनका सामना क्या होगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपाया है, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उनके बारे में इतनी जल्दी पता लगा लेंगे। हमले के इस एहसास को सहन करना सचमुच कठिन था। वे बल्कि मुकाबला करना पसंद करेंगे। टेम्पल अलायंस की सेनाएं उन अज्ञात शत्रुओं का सामना करने के बजाय आगे बढ़ती हैं जो उन पर नजर रख रहे हैं और जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। सौम्य राजा बहुत शांत स्वभाव का था। उसने इस सेना के लिए एक अच्छे सेनापति के रूप में अपना काम दिखाया। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसे सहन करने के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं थी, विशेष रूप से यह जानते हुए कि राक्षस पक्ष में 9वें चरण की शक्तियां निश्चित रूप से कम नहीं थीं। इस सौम्य राजा ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया, बस शांति से आसपास का सर्वेक्षण किया, बाकी पार्टी को अपनी दृष्टि में रखा। वह इन सेनाओं का, उनके मस्तिष्कों का सेनापति था। वास्तव में बड़े पैमाने पर लड़ाई की स्थिति में उनकी उपस्थिति टीम की दक्षता को कम से कम 3 गुना प्रभावित करेगी। कम से कम एक छोटा कप चाय डालने का समय बीत गया, क्योंकि पहले से घात लगाए बैठे व्यक्ति के अचानक आने के अलावा कोई हलचल का संकेत नहीं था। सोललेस किन के चेहरे पर एक ठंडक आ गई, जिसने अंततः अनुमान लगाया कि वे क्या कर रहे थे।
हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था वे एक दानव शिकार दस्ते थे। ऐसी व्यक्तिगत ताकत वाले स्काउट्स निश्चित रूप से असंख्य नहीं थे, और दूसरी तरफ के लोग निश्चित रूप से एक छोटी संख्या में थे, जो एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास और रेसिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज के लिए कुछ हद तक तैयारी करने के लिए समय निकालने की कोशिश कर रहे थे। बचाव करना बंद करो और पूरी गति से आगे बढ़ो, निष्प्राण राजा ने दृढ़ विश्वास के साथ यह आदेश दिया। फिर बाकी स्काउट्स भी यह खबर लेकर लौट आए कि मनुष्यों का कोई बड़ा समूह नहीं मिला। दानव दूतों की गुप्त क्षमता के बिना धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखने के अलावा उनका कोई दायित्व नहीं था। उनके लिए सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प ये होगा कि वे सबसे तेज गति से पहाड़ से गुजरे। जब तक उसका समूह ओझा शहर को नष्ट करने के लिए टेम्पल एलायंस पर गंभीर प्रहार करने में कामयाब रहा, तब तक प्रतिरोधी दानव पर्वत श्रृंखला द्वारा शेष दानव सेना की प्रगति को रोकने में असमर्थ रहेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा के संरक्षण के लिए जादुई सुरक्षा के रूप में काम करने वाली बैंगनी काली चमक को धीरे धीरे रद्द कर दिया गया। लेकिन इन्फिनो डेमन्स और पास के डेमन बीएस ने एक बार फिर अपना अद्भुत समन्वय प्रदर्शित किया। जादू खत्म करने के बाद प्रत्येक इन्फिनो दानव सीधे एक दानव भालू के कंधे पर चला गया, जिससे उन्हें पर्वत श्रृंखला के भीतर गहरी खड्ड से आसानी से गुजरने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ठीक इसी समय सौम्य राजा को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जो उनके पद में वृद्धि के साथ बढ़ती गई। इसका संबंध न तो किसी की जाति से था, न ही किसी की ताकत से। किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस न करने के बावजूद यह पहली बार था जब उन्हें इतना घातक खतरा महसूस हुआ था। वह अचानक चिल्लाया, रुके और अपनी सारी ऊर्जा बचाव पर केंद्रित करें। उसी वक्त उसकी चीख निकली तो नजारा एकदम बदल गया। जिन दानव शक्तियों ने अपने सेनापति से उसके सारे आदेश सुने, वे भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक विशाल दमनकारी शक्ति प्रकट हुई, जिसने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया। वे सभी एक पहाड़ के किनारे खड़े थे, जो अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे उनकी दिशा की ओर बढ़ रहा था। चूंकि यह विस्थापन धीरे धीरे शुरू हुआ, इसलिए उन्हें इस घटना के बारे में बड़े पैमाने तक पता नहीं चला। अंततः कई चट्टानें भयानक खतरा उत्पन्न करने लगीं, क्योंकि वे उसकी दिशा में गिरी। भोर अभी भी करीब आ रही थी, लेकिन आसमान अभी भी बहुत अंधेरा था। रात के काले काले पर्दे के नीचे एक और भी बड़ी पर्वत चोटी आश्चर्यजनक गति से गिरी, जो अपनी धीमी गति के बावजूद अदम्य बल के साथ आ रही थी। और इस पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ ही मिनट लगे। यदि उनके कुछ ताकतवर लोग भागने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दें तो वे निश्चित रूप से इससे बाहर निकलने में सक्षम होंगे। परंतु यह एक सेना थी, कोई छोटा मोटा राक्षस संहारक दस्ता नहीं। सैनिकों की संख्या 5000 थी और 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबी एक विशाल पर्वत चोटी उन पर दबाव डाल रही थी। यह मौजूदा 9वें चरण के कुछ निषिद्ध मंत्रों से भी अधिक भयानक था। सौम्य राजा का भावशून्य चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने वास्तव में एक पहाड़ को गिराकर एक भयानक हथियार बना दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ताकत किस हद तक पहुंच गई, वह संभवतः पूरे पहाड़ का विरोध नहीं कर सका। सभी राक्षसों के बीच एकमात्र व्यक्ति जो इसे हासिल कर सकता था वह शायद दानव देव सम्राट था। इसलिए वह केवल वापसी का आदेश दे सकता था। इस बाधा से पीछे हटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। सामने रहने वाले निडर दानव तेज गति से भागे और पीछे की ओर चले गए। उनके पीछे ग्रेट फीन्ड्स भी थे, जिन्होंने खतरे के क्षेत्र से बचने के लिए अपने पंखों का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन गठन के बीच में दानव भालू और नरक राक्षसों के बारे में क्या? इन्फेनो डेमन्स शायद कुछ गति हासिल करने के लिए जादुई आवेगों पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन डेमन बीयर्स अत्यधिक शक्तिशाली सुरक्षा वाले राक्षसों में स्पष्ट रूप से गति का अभाव था। ये बताने की आवश्यकता के बिना कि उनके दोनों पक्ष अन्य मित्रवत ताकतों से भरे हुए थे, वे संभवतः जल्दी से पीछे नहीं हट सकते थे। आसमान से गिरने वाले पहाड़ ने उनका इंतजार नहीं किया और उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना गिरता रहा। जिस समय उसका विशाल शरीर गिरा, 9वें चरण का सौम्य राजा, जो अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा करता था, कुछ दानव भालुओं को बाहर ले आया। पास में हुए उस जोरदार विस्फोट ने पूरी रेजिस्टिंग डेमन माउंटेन रेंज को हिलाकर रख दिया। उसकी राक्षस जाति की परवाह न करते हुए भयानक भूकंपीय लहरों की सीमा में सभी राक्षस उड़ गए। उग्र भूकंपीय लहरों के तहत, हालांकि वे सभी राक्षस कुलीन थे, ऐसी भयानक भूकंपीय लहरों को सहन करना उनके लिए आसान बात नहीं थी। उड़ने की क्षमता से संपन्न केवल ग्रेट फिएंड ही बेहतर थे, लेकिन वे थोड़े समय के लिए ही बेहतर थे। पहाड़ का गिरना कितना भयानक था।
भारी वजन के साथ आए हिंसक विस्फोट के कारण आसपास के 7 पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ। कौन जानता था कि परिणामस्वरूप 3 मीटर से अधिक व्यास वाले कितने पत्थर गिरे, जैसे कि यह पर्वत देवता की प्रतिक्रिया थी जो इन मलबे को राक्षस सेना पर तोड़ रहा था। पहाड़ से गिरते समय एक सुनहरी चमक अपनी पीठ पर लगे 4 पंखों के सहारे हवा में मंडराती हुई आकाश में तैर रही थी। गिरे हुए पहाड़ के नीचे से प्रकाश की एक पीली धारा ऊपर उठी जो वापस उसकी छाती तक चमकती रही और उसकी आभा तुरंत गायब हो गई। यह एक था वास्तविक भूमि विस्थापन। यह पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन ने इतना जबरदस्त दृश्य देखा था। यद्यपि 9वें सेंट गार्ड की क्षमताओं में उनका विश्वास ऊंचा था, लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना सुखद आश्चर्य दिया जाएगा। क्या उसने सचमुच पूरा पहाड़ गिरा दिया? राक्षसों के लिए ये किसी घातक आघात से कम नहीं था। हवा में बड़ी चट्टानों से बचते हुए लॉन्ग हाओचेन का चेहरा एक बेकाबू मुस्कान के साथ चमक रहा था। भले ही वह एक इंसान के तौर पर कितने ही स्थिर क्यों न हो, ऐसे समय में भावनाएं न दिखाना समझ से परे था। दानव भालू और इन्फिनो दानवों में से कम 2/3 को चट्टानों के नीचे कुचल दिया गया था, और यहाँ तक कि जो लोग इस भाग्य से बाल बाल बचे थे वे भूकंपीय तरंगों के सबसे भयानक और प्रत्यक्ष प्रभाव के अधीन होंगे। जोरदार विस्फोट ने दूर स्थित लॉन्ग हाओचेन को भी दूर धकेल दिया। नजदीक में प्रभाव झेल रहे लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। इस सेना के सभी राक्षस कुलीन लोग अपंग हो सकते थे। हाँ, लॉन्ग हाओचेन अचानक रुकने से पहले दिल खोलकर हंसे। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ उसकी आकृति फिर आकाश में गायब हो गई और अनंत काल के टॉवर की ओर बढ़ गई। लगभग उसी क्षण जब वह गायब हुआ, एक गहरी सुनहरी चमक वहां चमकी। अगले ही पल घृणित और कष्टप्रद सौम्य राजा प्रकट हुआ। एक मानव। क्या ये इंसान अकेला आ सकता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो क्षति हुई वह इस सौम्य राजा की दृष्टि में विनाशकारी थी। मुख्य हमला शुरू होने से पहले ही उसके सैनिकों को मरने के लिए भेज दिया गया था। उस विशाल पर्वत से उनकी सेना को जो क्षति हुई वह अवर्णनीय थी। इतने विशाल पर्वत के लिए, हालांकि इसका आधा हिस्सा सीधे खड्ड में भेजा गया था, बाकी हिस्सा वास्तव में इसके बगल में धकेल दिया गया था। यदि वह अकेला होता तो शायद वह अपनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके पहाड़ में एक गुफा खोद सकता था, लेकिन केवल वह 9 मामले में था। उनके अधीनस्थों के मामले में ऐसा नहीं था। जब से इस सेना की स्थापना हुई, यह उसके नियंत्रण में थी। उसे बनाने वाली सभी शक्तियों का चयन बहुत सावधानी से किया गया और उन्हें सख्त प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उन पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र व्यक्ति दानव देवता सम्राट था, लेकिन जब तक वह एकीकृत हुआ वह केवल एक सौम्य राजा नहीं था। इसके बजाय वह दानव देवता सम्राट के अधीन दूसरे सैन्य दल का नेता बन गया। लेकिन उनके द्वारा निर्देशित इन पूर्ण अभिजात वर्ग को थोड़ी सी भी मानवीय शक्ति के करीब आए बिना ही घातक नुकसान पहुंचाया गया। यह महज दुर्भाग्य से परे था। यह एक अतुलनीय विफलता थी। इस तरह के नुकसान का अपराधबोध बिल्कुल असहनीय था। आखिर दुश्मन कौन था? वह बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया? वह किस प्रकार की क्षमता हो सकती है? उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से कमजोर था। क्या वह किसी वर्जित मंत्र का उपयोग कर सकता था? लेकिन वह प्रकाश तत्व उपयोग करता था। इतने बड़े पर्वत को ढहाने के लिए 9वें चरण पर कम से कम एक पृथ्वी तत्व जादुई स्क्रॉल आवश्यक होगा। जिस क्षण लॉन्ग हाओचेन गायब हुआ, उसके सीने पर स्पष्ट रूप से गर्म जलन महसूस हुई। इसका मतलब था शाश्वत मेलोडी के माध्यम से शक्तिशाली आत्माओं को अनंत काल के टॉवर में समाहित करना। और स्वाभाविक रूप से वे राक्षस सेना से थे। टावर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर बिना किसी निशान के दिखाई देने के बाद वे ऐसा नहीं कर सके या जोर से हंसने को सहन करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली हैं, सौम्य राजा, और आपकी विशिष्ट सेना कितनी बहादुर है। आइए देखें कि आप मनुष्यों पर अपना हमला कैसे जारी रखेंगे।